With me, I have Varun Khullar sir. You might have met him, heard about him. He is an ex-bureaucrat, cleared UPSC IS exam, and he has been mentoring multiple students over the last decade or so. He's senior to me in multiple ways. I go to IIM Kozhikode. Sir is IIM Calcutta graduate. और जितने भी बच्चे आपको पंजाब हरियाणा से मिलेंगे जो IIM गए हुए हैं या यूपीएससी क्लियर किया उन्होंने, तो इन ऑल लाइकलीहुड उन्होंने सर से गाइडेंस ली होगी. तो सर विल बी क्लोजली मॉनिटरिंग दिस पर्टिकुलर बैच, विल बी गाइडिंग यू. ऑफ कोर्स इंटरव्यूज़ में तो आपको करेंगे ही गाइड, ही विल बी देयर. द बेस्ट थिंग अबाउट सर इज़ कि सर सिर्फ बोर्ड्स में नहीं बैठते हैं, सर आपकी निजी ज़िंदगी में बैठ जाते हैं. No, seriously. So, Ruchika here. Okay, she must be attending online. So, her husband, he got rank 3 last year. And he called me on the day of the result in the morning कि सर वरुण सर ने बताया, मेरी आज सुबह बात हुई, मेरे को एंग्जाइटी हो रही थी कि आज हमारा रिजल्ट आ रहा है. So, imagine your mentor so deeply involved in your preparation. He is actually ensuring by calling you personally that are you feeling okay? I hope you are not anxious. This means a lot. I think it would have meant a lot to me when I was an aspirant. Of course, I never got any call from my mentor. But anyways, being left on Bluetooth has been the story of my life. तो इसलिए anyways, तो I just wanted to introduce. आज तो सर कुछ आपको डिलीवर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा बड़ा जैम पैक्ड सेशन है. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको जो आपकी फाइनर प्रूनिंग्स जो चाहिए होंगी उसके लिए सर विल बी देयर. ओके, सो सर इज गोइंग टू बी देयर. आप अपॉइंटमेंट लेकर, कलेक्टिव अपॉइंटमेंट्स लेकर मिल लेना सर. तो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Continue. Best of luck, everyone. ऑलराइट. एक चीज़ जो यार मैं आपसे क्विकली, कैसे चलता है ये? बुलाओ यार, मेरे को आता नहीं है सब. I hope those of you who are sitting online can also hear me, they can see me. एक चीज़ जो यार मैं आपसे क्विकली डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि वी डोंट फंक्शन लाइक दिस कि लेट्स से आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा और लेट्स से किसी ने बोल दिया जे अपा चाहते सी बेड़ा इदा करें तो थम्स अप +1. So it doesn't work like that. It won't work like that either. मतलब you got to ये कैसे चलता है यार? You're gonna have to trust the pedagogy. हम आप पे ट्रस्ट करें, आप हम पे ट्रस्ट करो. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस बॉय हु केम यस्टरडे, उन्होंने हमें कुछ फीडबैक दिए, तो वी टुक दैट फीडबैक, इट हैज़ बीन एडेड. वन ऑफ द फीडबैक्स वाज कि जो हम आज से शुरू कर देंगे कि हम आपसे अगले 4-5 दिन, मतलब फॉर द रिमेनिंग वीक, हम आपको क्या टॉपिक्स करवाएंगे वो हम आपसे शेयर कर लिया करेंगे, so that you can quickly read. Also from tomorrow onwards, like tonight you will get a document with respect to every subject जो हमने कल कवर करना है. तो लेट्स से जैसे मैंने आज आपसे आपके सिलेबस का पार्ट है एसेंस ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ एथिक्स, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ. अगर आपने GS1 में देखा होगा तो ये आपका सिलेबस है, तो हम उसके क्वेश्चंस करेंगे. तो वैसे ही हम जिस भी चीज़ के क्वेश्चंस करेंगे उसका रीडिंग मटेरियल हम आपको एक दिन पहले प्रोवाइड कर देंगे. यू कैन क्विकली स्किम थ्रू दैट रीडिंग मटेरियल. ठीक है, तो वो आपको पता भी रहेगा. यू विल बी एबल टू फोरसी कि हमने इस वीक में क्या क्या कवर करना है. दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड थिंग इज जो आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं फॉर वंस एंड ऑल, जो आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं वो फुल लेंथ टेस्ट ही रहेंगे जो आपके वीकेंड पे स्टार्टिंग में होंगे और बाद में ऑल्टरनेटिव डेज पे होने शुरू हो जाएंगे. आज आपको लग सकता है कि यार सेक्शनल टेस्ट कर दो, तो हमने ये किया है, ये 5-5 घंटे हम बैठ के आपको 4-4 घंटे हम क्वेश्चंस करवाएंगे और आप भी करोगे. देयर इज अ रीजन टू इट. ऐसा नहीं है कि कोई आमद आ गई और हमने लगा कि मंडे को GS1, ट्यूसडे को GS3. ऐसे 5 लोग बैठे हैं जो आपके सामने ही, अभी सर भी आए हैं. हमने प्रॉपर इसको डेलिब्रेशन के बाद ये डिसाइड किया है कि जो आपकी फर्स्ट इटरेशन ऑफ GS1 2 3 4 होगा. अब मैं ऑडिबल देयर? अभी आप जो नेक्स्ट 3-4 वीक्स में GS1 2 3 4 करोगे, एंड व्हेन यू विल कंपेयर दैट विद योर GS1 2 3 4 अबाउट 45ish डेज लेटर,
यू विल बी एबल टू सी, लाइक यू विल बी एबल टू डिसर्न कि हाँ भाई ये देख, मैं देख पा रहा हूँ भाई ये कितना, मैं क्या लिख रहा था क्या नहीं लिख रहा था। सबसे पहली चीज़ आपको यही चेक होगा कि यार वॉज आई एबल टू कम अप विद एन आंसर, कम अप विद समथिंग, कम अप विद एन आंसर टू अ टॉपिक जिसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, या वॉज आई एबल टू कंप्लीट द पेपर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। वो सारी चीज़ें जो है आपको वो GS 1 2 3 4 पूरा पेपर लिखकर ही समझ आती हैं। आई अंडरस्टैंड। आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रैक्टिस करनी है, 5 दिन में आपका एथिक्स हो जाएगा, आप है ना, ऐसे ही आपके साथ साथ में 5-7-8 दिन में आपका पॉलिटी हो जाएगा। स्टैट्स की हमने कुछ क्लासेस बढ़ाई हैं। अर्लियर वी हैड अबाउट 8 सेशंस ऑफ 5 क्वेश्चंस ईच, उसको हमने बढ़ाकर आई थिंक 12-13 सेशंस ऑफ 5 क्वेश्चंस ईच किया है। उसका रैशनल क्या है, हम नहीं चाहते कि आप अपने टाइम पर बैठकर बहुत ज़्यादा स्टैट्स करो, तो जो हम आपको 75 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी के मीन मोड, मीडियन मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, आप वो भी करोगे 75, तो उससे आप हर तरह के क्वेश्चंस को पेपर में वो कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो बाकी ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी अ 2-वे थिंग, आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो करें स्टार्ट। The fact that you guys are here, I am assuming कि all of you are scoring well above जो भी आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में जो टेंटेटिव कट ऑफ की बात हो रही है। There could be some students here जो उससे कम स्कोर कर रहे हैं, पर मैंने उनको यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि वो अब हरियाणा HCS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आई हैड अ मीटिंग विद देम, और आपकी हरियाणा HCS की नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगी और पैटर्न चेंज हो रहा है, उसमें भी यू विल हैव GS 1 2 3 4। तो GS 1 2 3 4 अगर होगा तो 100 मार्क्स के 4 एग्जाम्स होंगे आपके, तो ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न होगा, और दे हैव डिस्पेंस्ड ऑफ दिस ऑप्शनल पेपर। तो अगर GS 1 2 3 4 ही होगा तो आप इसी के थ्रू उसकी भी तैयारी कर सकते हो, बट आई थिंक 99.9% ऑफ यू आर क्लियरिंग पंजाब PCS। कुछ चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस नहीं की थी जब मैंने आपको वीडियो बनाई थी, जिसको देखकर पब्लिक आप यहाँ पर आए हो। तो दे मेड मी मेक दैट वीडियो एट 11:30 PM रात को, सर बना के जाओ। तो या तो आई हैड टू चूज बिटवीन शॉर्टर वीडियो एंड नो डिवोर्स, और अ डिटेल्ड वीडियो एंड अ डिवोर्स। सो आई डिसाइडेड टू, ऐसे थोड़ा सा मैंने गोल्डन मीन लिया। तो गाइज हमने उसमें पंजाबी और इंग्लिश की बात नहीं की थी, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इट गोज विदाउट सेइंग भाई, आपको बिना पंजाबी इंग्लिश के आप खुद दिमाग लगाओगे। ऑन वन हैंड आई विल गो ऑन एंड ऑन अबाउट पंजाबी इंग्लिश एंड ऐसे, और जब व्हेन इट कम्स टू डिजाइनिंग योर प्लान, तो मैं क्या बोलूँगा, पंजाबी इंग्लिश ऐसे अपने आप संभाल लेना। ऐसा नहीं है। आपकी 23 क्लासेस, अबाउट 22-24 क्लासेस इंग्लिश की होंगी, जिसमें हर क्लास आपको आपके ऊपर है, आपको अटेंड करनी है नहीं करनी, वो तो हर एक चीज़ के लिए ट्रू है। और 25 क्लासेस पंजाबी की होंगी। उसका डिटेल प्लान जो है अभी मैं आपको, जब हम ब्रेक लेंगे उसके बाद आपसे डिस्कस कर लो, मतलब आपको दिखा दूंगा। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट हियर राइट नाउ। आइडिया इज, जैसे पंजाबी में भी और इंग्लिश में भी हम ये चाह रहे हैं कि आप क्लास में ही प्रैक्टिस करें। इंग्लिश वाले मैम को भी हमने यही इंस्ट्रक्ट किया है कि जो आपकी एकेडमिक वो कैब है वो आपकी इधर कवर हो जाएगी। I was talking to a couple of students earlier as well. You don't need English teacher to explain कि मतलब आपको वो बोली वो कैब बिल्ड करने के लिए कि डेफिसिट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का क्या होता है, ईडिगो अगर आपको कुछ भी ऐसा आ जाता है। आई गेटिंग माई पॉइंट। टेक्टोनिक शिफ्ट, ये सब तो आपको बाय वर्च्यू ऑफ योर GS ही हो जाएगा। डिओन्टोलॉजी, मेटाफिजिक्स, ऐसे ऐसे वाले अगर वर्ड्स अगर आपको आते हैं, बट वो वर्ड्स जो एकेडमिक in नेचर नहीं है पर इंग्लिश के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उसके लिए कोई हर्ज नहीं है कि हम तैयारी कर लें डेडिकेटेड, है ना। बट एक उसका सेकंड बेनिफिट क्या है, आपको पता है कि यार देयर एग्जिस्ट 15-16 सब्जेक्ट्स जिनकी मैंने अच्छे से वो कैब की हुई है, और प्लस ऑफ कोर्स ग्रामर और ये सब जो भी आपके बाकी टॉपिक्स हैं वो तो हो ही रहे हैं। और उसके बाद में मेरे को एक डेडिकेटेड पर्सन ने 25 दिन कुछ और भी करवाया है। अब इसके बाहर कुछ आ रहा है तो आए यार, ठीक है। फिर पंजाबी में भी ऐसा ही होगा। पंजाबी में हम शायद ऐसा कर सकते हैं कि आपके कुछ एक्स्ट्रा सेशंस लगा लें, क्योंकि पंजाबी में हमारा कंसेंसस है, आप भी मानते हो कि आपको नहीं आती, हम भी मानते हैं कि आपको नहीं आते। इंग्लिश में क्या है कि हमारा कंसेंसस नहीं है, आप नहीं मानते हो कि आपको नहीं आती, तो इसलिए उसकी क्लासेस थोड़ी हमने
उसकी थोड़ी कम रखिए, पंजाबी की थोड़ी ज़्यादा हो सकती है उसके लिए, लेकिन हम लेटर ऑन गाइज हम आपको शायद वीकेंड पे बुला सकते हैं। ऑल दो हो आपका प्रॉपर 25 क्लासेस में जाएगा पंजाबी भी, ठीक है, तो उसकी क्लासेस होंगी। ये जो मैं आज बोल रहा हूँ, जो जैसी मैं बातें अभी कर रहा हूँ, बस आज के बाद मैं या कोई भी और फैकल्टी मेंबर इस क्लास में नहीं करेगा। आपको जो मैंने मैसेजिंग करनी है, जो आपने करनी है, आप यूट्यूब पे वीडियोस बना देना, मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस बना दूंगा। आई कम्युनिकेट इट टू यू थ्रू other channels, maybe through a message in the WhatsApp group or maybe through a video, dedicated video, so that we keep these classes lean। टीचर आए वो आपसे डिस्कस करें, आप 5-5 क्वेश्चन थोड़े ट्राई करो, आप लिख कर उसको हमें भेजो, हम उसको इवेल्युएट करें, ठीक है, तो उसी पे हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। चलें आगे, चलें। By the way, those of you who don't know me, my name is Chetan, and like in next 5-6 days I'll get to know your names as well. Most of you are familiar, some of you are new, तो yeah. So alright, we know the syllabus। सबसे पहले हमारे पास है इंग्लिश, पंजाबी, इसकी बात नहीं करते। तो अब यहाँ से आ जाओ बच्चे, देयर इज अ सीट हियर। दविंदर लेट आया कि पहला सर माहौल जा बनाते हैं, ਉਹਦੀ लोड़ नहीं, हले पढ़ाना सर 15-20 मिनट बाद शुरू करेंगे। ऑलराइट यार, तो अब इसका आइडिया क्या है ये वाली क्लासेस का? हर वो चीज़ जो आपके सिलेबस में लिखी हुई है, हर वो टर्म जो आपके सिलेबस में लिखी हुई है, उसको हम क्रॉस कर पाएँ। जब आप 40-45 डेज में ऐसे आप यू विल बी एबल टू इस तरह से कर पाओगे ना कि हाँ, important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclones, इन सब पे मैंने आंसर लिखे हैं, तो you will go to the exam as a confident person। और आप एक और चीज़ PCS में देखोगे, जिस चीज़ में कंसिस्टेंट रहे हैं, इवन इन द लास्ट मेंस, सिलेबस से बहुत ज़्यादा डिविएट नहीं करते हैं। मेंस में क्वेश्चंस बहुत अच्छे फ्रेम करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं अगर मैं मिक्स करके आपको दे दूं तो आप नहीं बता पाओगे कि यूपीएससी के मेंस में आया कि पीसीएस में आया। क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, नॉट डिफिकल्ट, अच्छे, बट सिलेबस से स्टिक करते हैं। तो पहली कॉमन सेंस वाली चीज़ ये बोलती है कि हम सिलेबस को तो अच्छे से कवर करें। तो आई होप आप सब सिलेबस को देख चुके हो एक बार मेंस के। फिर भी फॉर द स्कोप ऑफ दिस क्लास जो हम शुरू करेंगे यहां से, एथिक्स एंड सोसाइटी, तो आज हम एसेंस के ऊपर क्वेश्चंस लिखेंगे, डिटर्मिनेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ठीक है। इसी तरह से देन यू हैव पॉलिटी, और कल हमारा ह्यूमन वैल्यूज, आई थिंक 3-4 दिन में हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक यहां से लेकर यहां तक कवर हो जाएगा। पिछली बार आपको जो क्वेश्चन आया था वो कबीर के ऊपर आया था। आई थिंक अगर आपसे मैं अभी PYQs भी क्विकली आई शो यू, तो आप देखोगे कि क्वेश्चन जो है नॉर्मली वो 2-3 तरह से आते हैं। एक क्वेश्चन आपको आता है 10 मार्क्स का, उसमें आपको लिखने होते हैं कितने वर्ड्स? 100 वर्ड्स। आर यू सेट इन द लास्ट मीन्स। एक आता है 15 मार्क्स का, उसमें आपको लिखने होते हैं 200 वर्ड्स, बिल्कुल ठीक है। और कई पेपर में वो कैसे प्लेस कर देते हैं क्वेश्चंस कि 5 मार्क्स के 5 शॉर्ट नोट्स। मुझे ऐसा लगता है कि अब जब पिछले 4-5 साल में एथिक्स का पेपर और इवॉल्व हुआ है, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर यहाँ पर आपके साथ में कुछ वैसा हो जाए कि वॉइस ऑफ कॉन्शियंस ऐसे करके वो 5-6 चीज़ें दे दें आपको, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, और इस तरह से आपको 5-6 फ्रेजेस दे दें जिनके बारे में आपको 4-4, 5-5 लाइन्स लिखनी हो। You will be able to do that rather easily after the sessions. Are you with me on this? आप सबके मुंह क्यों लटके हुए हैं? ऐसा बहुत ऐसे सैड मतलब ऐसे स्ट्रेस में लग रहे हो हमारी वजह से। देखो, तो एनीवेज एंजॉय करो प्रोसेस को यार, बढ़िया है ना। बहुत टेम्पलेटिफाई करके आपको प्रिपरेशन करवा देंगे, यही टेम्पलेट्स आप एग्जाम में उतारोगे, यू विल बी फाइन। चलें आगे, तो ये करेंगे। एंड लाइकवाइज जैसे आज हम पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे, तो विल प्राइमरीली टॉक अबाउट हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ एवोल्यूशन एंड अमेंडमेंट्स।
ठीक है, तो इस तरह से आप सिलेबस को ही जब सारा कवर कर लोगे तो आपको पता होगा कि यार मैं इसके बारे में लिख लूंगा, कोई इशू नहीं। एंड अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप अपने रूम में भी सिलेबस लगा कर रखो, आपको पता रहेगा कि आप कैसा चल रहा है आपकी प्रिपरेशन। तो यार दिस विल Recording in progress. ओके। कुछ चीज़ें ना मैं आपसे इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा अबाउट डिसीजन मेकिंग पार्ट। अब इसमें ना अभी तक क्या रहा है, आपको ना बहुत सिचुएशनल डिसीजन मेकिंग एग्जाम में आई है कि डिसीजन मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू सम पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, डिसीजन मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू सम लेट्स से डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिकल डायलेमा से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा आपको डिसीजन मेकिंग एग्जाम में नहीं आई। बट अगर आ जाए तो आपका कोई क्लेम नहीं है कि यार यहाँ पे लिखा तो है नहीं तुमने, तो थोड़ा सा उसके भी फ्रेमवर्क्स हम तैयार करके चलेंगे सो दैट आपका आंसर जो है वो एथिकली भी आप उसको ना डिफेंड कर सकते हो। वो तो है ही है कि हाउ टू मैनेज थिंग्स, हाउ टू मैनेज डिपार्टमेंट्स। तो चलें आगे। एक क्विक लुक मैं चाहता हूं आपको कि आप PYQs की देख ली आप सबने, वैसे एक ही क्वेश्चन देख लिया सबने, ट्राई किए आपने लिखने के। मैनी ऑफ यू स्पेशली जैसे ऑनलाइन भी काफ़ी लोग बैठे हैं जो डिफेंस बैकग्राउंड से है, कोई फ्रीडम फाइटर बैकग्राउंड से है, किसी को पढ़े हुए थोड़ा टाइम हो गया है, स्पेशली वो जो लोग बोलते हैं कि लिखे हुए बहुत टाइम हो गया है, मेरे को 10th में मैंने लास्ट बार लिखा था और 10th किए मुझे 150 साल हो गए हैं, तो वो सारे बच्चों के लिए हम उनकी मेंस में एडमिशन ही नहीं करेंगे इस बैच में अगर हमें लगेगा कि हम उनको आंसर लिखना नहीं सिखा सकते, कोई पॉइंट ही नहीं है। आप नहीं लिखो वो अलग बात है, बट हम आपको ना आज ही मैं आपको कुछ थोड़ा सा दिखा दूंगा, हम आपको इतने फ्रेमवर्क्स दे देंगे कि अगर आप उस फ्रेमवर्क में, उस स्केलेटन में भी मास, फ्लैश एंड ब्लड भराओगे तो आपका एक अच्छा कोहेरेंट आंसर बन जाएगा। और वो फ्रेमवर्क्स भी ऐसा नहीं है कि ये लो मैंने आपको कोई पेस्टल फ्रेमवर्क दे दिया, इसको बस कॉपी कर दो सब जगह। हर एक सब्जेक्ट के यूनिक फ्रेमवर्क्स होते हैं। जिस तरह का फ्रेमवर्क या जिस तरह का एक स्केलेटन आपको साइबर सिक्योरिटी या टेररिज्म के आंसर्स में चाहिए, आपका वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में नहीं वो यूज होगा। जैसा आपको फ्रेमवर्क लेट्स से इकोनॉमी के आंसर में चाहिए, वो आपका ऐसा नहीं है कि अब आप वो ज्योग्राफी के आंसर में भी उसको यूज कर लोगे। देयर आर गोइंग टू बी सम यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स जो सब जगह होंगे, अभी हम विल सी इट शॉर्टली। तो अब आपको क्या करना है, दिस इज वाई अगेन हम आपसे इतने सारे आंसर्स भी लिखवा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि फ्रेमवर्क्स आपकी मसल मेमोरी में आ जाए। आपको पता है कल मेरा GS1 का पेपर है, ये 4 फ्रेमवर्क्स मैं इसको बार बार रिवाइज करके जा रहा हूँ, ये रहे मेरे 50, 100, 200 आंसर्स, इसी को ही मैं उतार आऊँगा और इसी तरह से आप GS2, GS3, GS4 में कर पाओगे। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, इट विल बी लाइक मोर क्लियर इन कपल ऑफ मिनट्स। एनीवेज, तो आज जैसे आपका ये पेपर के भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो लास्ट टाइम क्वेश्चन था गुप्ता स्कल्पचर इज अ लॉजिकल आउटकम ऑफ अर्लियर क्लासिकल स्कल्पचर ऑफ अमरावती एंड मथुरा, डिस्कस विद एग्जांपल। क्या क्वेश्चन है, डिस्कस विद एग्जांपल। दिस वन मोर थिंग, अगेन द आइडिया इज कि आपको सब कुछ पहले ही क्लियर हो कि हम कैसे इसको फॉलो करेंगे। डायरेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम सबको पता है। मैंने आज आपका एक सेशन ले लिया जिसमें मैंने आपको बता दिया कि एग्जामिन, एलुसिडेट, डायरेक्ट डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, ये वो, इन सब का मतलब क्या होता है। वो लेक्चर लगाने के बाद में आप उतने ही कैपेबल हो जितने आप उस लेक्चर को लगाने से पहले थे। उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, बस इन थ्योरी आपको कुछ पता लग गया कि यार कुछ होता है जो मुझे नहीं पता। सो हाउ आर वी गोइंग टू एड्रेस दैट थिंग, हम डेली एक डायरेक्टिव पिक करेंगे। उस डायरेक्टिव की मैं आपको यूटिलिटी बताऊंगा कि यार इस डायरेक्टिव को आपने प्रिसाइसली कैसे एड्रेस करना है, और उस दिन हम उसी डायरेक्टिव के आंसर्स लिखेंगे सो दैट आपका वो पर्टिकुलर डायरेक्टिव उस दिन आपकी मसल मेमोरी में चला जाए। जैसे आज हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही डेली 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 इन नेक्स्ट 7 to 8 days you will see the way, if you've not written way too many answers, you will see कि हाँ the way I write उसमें एक थोड़ा सा पोजीशनिंग डिफरेंस आया है। पहले मैं थोड़ा जेनेरिक
इक्विवोकल अगर आंसर लिख रहा था उसका ये भी मतलब निकल जाता है, ये भी निकल जाता है, ये भी निकल जाता है, ये भी निकल जाता है। अब क्या है कि एक बहुत प्रिसाइजली इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। यू विद मी ऑन दिस? अगेन आइडिया नहीं है कि बस हम बोल दें आप सुन लो, जब तक वो आपके उतरा ही नहीं, ट्रांसलेट नहीं हुआ आपके लिखने में, तो कोई मतलब नहीं है। वो उतरेगा कैसे? जब आप हमारे साथ लिखते जाओगे। तो 1 डायरेक्टिव अ डे। ओके, क्लियर? थोड़ा सा आज हम डिस्कस की बात करेंगे और क्रिटिकली एनालाइज की। अगेन critically examine the cultural contribution of Pallavas, then analyze the role of pre-Congress political association, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। हो जाएंगे सब पे, आप लिख ही लोगे वैसे तो। circumstances led to Mahatma Gandhi to start the non-cooperation movement। अरमान, what was the circumstances? गांधी कौन थे? मेरे को तो राहुल गांधी याद है ना। कोई बोलना चाहेगा इसके बारे में कुछ? circumstances that led to Mahatma Gandhi's movement? Yeah. I forgot your name, sorry. Harshvi. हर्ष, हाँ जी। Two primary circumstances. हाँ, First, Jallianwala Bagh massacre. हाँ, उससे पहला Robert attack. हम्म। And third, Douglas. अच्छा ठीक है भाई, कोई और कुछ किसी ने ऐड करना है, कुछ निकालना है? चलो ठीक है, ऐसा सही कुछ होगा। एनीवेज, अगेन आपके सिलेबस में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है डीकोलोनाइजेशन। तो यहां पर भी देखो आपको describe the scramble of Africa by European colonial master, what were the consequences, colonization and decolonization सिलेबस में mentioned है। प्लस ये क्वेश्चन थोड़े बहुत यहाँ से उठा के इम्प्रोवाइज भी करते हैं, दिस बीइंग वन ऑफ द एग्जांपल्स। यूपीएससी से उठा के उसको थोड़ा इजी कर दिया, थोड़ा इम्प्रोवाइज कर दिया, विच इज़ नॉट अ बैड प्रैक्टिस। आई वुड एक्चुअली अप्रिशिएट अगर स्टेट्स जो हैं वो यूपीएससी के साथ अलाइंड है, उसको एमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? Yeah, Maharaja Ranjit Singh, high mountains, areas are prone to landslides. Why am I showing you this? Again, अगर आप सिलेबस को देखोगे और क्वेश्चंस को देखोगे तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा वेल अलाइंड है, बहुत ज़्यादा वेल अलाइंड है, इधर उधर शिफ्ट नहीं हो रहे। कोविड-19 समथिंग दिस ये मैं आपसे बात कर रहा था। हमें ना यार ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ पर ऐसा कुछ आ सकता है। जैसे एथिक्स में आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी में एथिक्स में आता है इस तरह से। गर्मी लग रही है? इज एवरीथिंग ओके? ओके। एथिक्स में आ सकता है क्योंकि उसमें आता है, सिविल सर्विसेज में। ज्योग्राफी में आया हुआ है, आ सकता है, तो थोड़ा सा हम उस चीज को लेकर प्रिपेयर्ड रहेंगे। देन एनालाइज द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट इन इंडियन सोसाइटी। पंजाब की अर्बनाइजेशन, एग्रेरियन अपसर्ज एंड फैमिली वैल्यूज। अब इसमें भी एक चीज है कि जो आपका GS2 है, दैट विल बी, मतलब जो ट्रेंड बता रहे हैं, दैट इज स्लाइटली लेंथी कंपेयर टू योर GS1, 3 एंड 4। उसमें तकरीबन 3200 वर्ड्स थे, बट अदरवाइज GS1, 3, 4 में आप स्ट्रगल नहीं करोगे पेपर पूरा करने में। कल परसों से हम आपको पुराने स्टूडेंट्स की कॉपीज भी दिखाना शुरू कर देंगे, तो उससे आपको और हेल्प होगी कि कैसे आंसर लिखना है। बट फिर भी आप तकरीबन ट्राई करो कि 9 मिनट्स के अंदर अंदर, 9-10 मिनट्स के अंदर अंदर अपना आंसर आप वाइंड अप करो। ठीक है, सिंपल। आपको ये समझ आ गया कि वर्ड्स कितने हैं? 10 वर्ड्स का है तो 10 मार्क्स का है तो 100, और 15 का है तो 200। सिंपल। ठीक, सो विल शेयर दिस विद यू। अब जैसे यही देखो आप, more number of constitutional amendments in India were carried out because of political necessity than of constitutional need. Elucidate. Do you agree? Do you agree? Agree, sir. लो मैंने चेंज कर, critically analyze. Do you agree? I still agree. I just agreed like two seconds ago. But अब क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है? क्या क्वेश्चन आपसे ये डिमांड कर रहा है कि इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज करो? नहीं कर रहा। क्रिटिकली एनालाइज डज नॉट मीन क्रिटिसाइज। आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड ओके टू सम एक्सटेंट। बट चलो इसको एक बार छोड़ते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्टिव, पॉलिटी तो सबने पढ़ी ही है। क्या है भाई इसका, हम क्या लिख सकते हैं? हमारी लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी हुई है? 100 क्या हुआ है उसमें?
एक वर्ड अगर मेरे को पिछले 3-4 अमेंडमेंट्स में कॉमन निकालना हो, चलो मैं निकाल के देखता हूँ। रिजर्वेशन 6 में क्या हुआ है? रिजर्वेशन 5 क्या थी? स्टेट्स को किस चीज का राइट देना है? अपनी लिस्ट निकालने का। स्टेट्स को लिस्ट निकाल के क्या करेंगे? रिजर्वेशन। 4 में क्या हुआ है? एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन। 3 में क्या हुआ है? 2 में क्या हुआ है? कुछ ऐसा सही हुआ है, ऐसा सही हुआ है, कुछ ऐसा सही हुआ है। तो यू सी कि आपको थोड़े से पैटर्न बने हो। बट से अगर आप आज हम देखेंगे इस क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे, तो विल सी कि नहीं, अगर ये हमें बोलेगा कि यार इससे वाहिया स्टेटमेंट कोई नहीं है, तो हम एक बड़ा अच्छा आंसर लिख के आ सकते हैं कि इससे वाहिया स्टेटमेंट कोई नहीं है। तभी तो आप ब्यूरोक्रेट बनना चाह रहे हो। आप में से किसी ने फाइनेंस पढ़ा है? अकाउंट्स, फाइनेंस मैंने भी नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है। तो इनकी फील्ड में अकाउंटेंट्स के लिए एक जोक है ना कि क्या होता है कि एक बार कंपनी का ओनर बुलाता है एक पर्सन को और वो उससे पूछता है कि यार हमारी कितनी सेल हुई है और कितना हमारा रेवेन्यू है, कितने हमारे खर्चे हुए हैं। तो इंजीनियर उसको बता देता है जितने हुए हैं। फिर उसके बाद वो क्वालिटी वाले को बताता है, वो भी बता देता है। फिर वो फाइनेंस वाले को बुलाता है, फाइनेंस वाला जाता है, कुंडी बंद करता है, आके टेबल बोलता है आप बताओ आपको कितना चाहिए, उतना हम बना देंगे, है ना। तो वही यहाँ पर भी है कि आपका डायरेक्टिव क्या है उस पर हम आंसर बना देंगे, कोई मसला नहीं है। बट आपको ये पता हो कि यार ये मेरे से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये नहीं कि बस जो मुझे आता है मैंने वो लिख दिया। आपके हिसाब से अगर आप सोच रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे क्वेश्चन है तो फिर वो बात नहीं बनती, ठीक है। एनीवेज, तो इसी तरह से अब जैसे SIR का इशू चल रहा है, इलेक्शन कमीशन पे पिछली बार क्वेश्चन आया था, पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एंड या IR में भी अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन था, एक तो चलो डोमेस्टिक अफेयर्स भी था कि कनाडाज रिस्पॉन्स टू इंडियाज प्रपोज लॉ ऑफ आर्म्स, उस समय चल ही रहा था। सोवियत यूनियन का कोल्ड वॉर से रिलेटेड, एंड देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन अर्मीनिया एंड अजरबैजान, वेरी गुड। एंड देन क्वाड के ऊपर क्वेश्चन था। तो अगेन अगर आप सिलेबस को देखोगे तो वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कि लेटेस्ट ग्रुपिंग्स, तो फिर उन्होंने क्वाड पे क्वेश्चन पूछा है। अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि रीसेंट इवेंट्स, तो उसी पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे कोई बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल या ऐसा क्वेश्चन नहीं है। एंड लाइकवाइज नाउ स्टैट्स के आपको 50 मार्क्स का स्टैट्स आ रहा है, एक क्वेश्चन 20 नंबर का और दो क्वेश्चन 15-15 नंबर के ऑन एन एवरेज। थोड़ा बढ़ सकता है, कम हो सकता है। इसका भी यही है बच्चे कि जो हम करवाएंगे आप साथ साथ में करते जाना। ये क्या हुआ? वेयर इज माई रेस्ट ऑफ दिस स्लाइड? बट एनीवेज एक सेकेंड, पहले आप मेरे को आपको ये बताओ कि आपको क्लैरिटी है कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, हम आपको देंगे, आप थोड़ा सा लिखने की कोशिश करना, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देवेंद्र बुलाओ यार, मेरी PPT नहीं आई। आप में से पिछली बार किस किसने मेंस दिया था? 1 2 3 4, सम ऑफ यू, ओके। तो एनीवेज जब हम लिखना शुरू करते हैं तो उसमें कुछ चीजें हैं। अगेन मेरे को आज आपके 20-30 मिनट सही चाहिए। पहले, यू आर नॉट सपोज टू राइट एवरीथिंग दैट यू नो, यू आर सपोज टू राइट जो उन्होंने पूछा है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बस आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जिस बच्चे का एग्जाम क्लियर होता है, किसी भी बच्चे का, उससे आप पूछते हो कि यार तूने क्या पढ़ा था, आगे है, उससे आप पूछते हो कि तूने क्या पढ़ा था, जो उसके सोर्सेज होते हैं, और जिसका नहीं एग्जाम क्लियर होता उसके सोर्सेज में क्या डिफरेंस होता है? कोई फर्क नहीं होता। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर सोर्सेज में डिफरेंस नहीं है तो जो सोर्स है वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है?
डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है कि आपने उस सोर्स को यूज करके एग्जाम में लिखा कैसे, है ना, आपकी अप्रोच क्या रही है, आपने उसको लिखा कैसे है। तो वही चीज मैं चाहता हूं कि हम प्लीज थोड़ा सा फोकस करें उसके ऊपर, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कि वहां पर आपने एक कंटेंट लिखाना है, उस कंटेंट को कॉन्टेक्चुअलाइज कैसे करना है, मुझसे पूछा क्या जा रहा है, उसको मैंने लिखना कैसे है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या हो गया? क्यों? ओके, तो ये तो राइटिंग एवरीथिंग दैट यू नो इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट्स इंपॉर्टेंट इज कि यार जो आपसे पूछा जा रहा है तो उस पे सबसे पहले हम क्या नहीं करेंगे, ये मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि अब आप मेरे साथ डेली आंसर लिखोगे अगले 50 दिन, तो आपको पता होगी मुझे किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। पहला मैं आपको गोल्डन रूल ये दे रहा हूं, आस्क योरसेल्फ कि अगर एग्जामिनर के पास सिर्फ 15 सेकेंड्स है मेरा आंसर जल्दी से देखने के लिए, अगर एग्जामिनर डिसाइड करता है कि मैंने इसके आंसर को सिर्फ 15 सेकेंड्स देने हैं, तो क्या मेरे आंसर से कुछ निकलेगा? इफ द आंसर इज नो, तो हम सही नहीं लिख रहे। अब हाउ डू आई मेक श्योर कि 15 सेकेंड्स पढ़ने के बाद भी मुझे कुछ मार्क्स दे दे? कैसे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर दिए मैंने, पहली चीज, और कुछ अच्छे पॉइंटर्स बना दिए, वेरी गुड। थोड़ा लॉन्ग विंडेड वे में नहीं लिखा, थोड़ा बहुत ज्यादा क्लटर फ्री लिखा मैंने, इस चीज की कोशिश की, क्योंकि आपको ये तो पता हो कि अब मैंने लिखना है तो मैंने किस तरह से लिखना शुरू करना है। क्लटर फ्री लिखना बहुत जरूरी है। एक अच्छा आंसर, एक लीन आंसर, वो लिखना जरूरी है कंपेयर टू कि आपको जो कुछ आता है आपने वहां पर चिपका दिया। सो फर्स्ट थिंग इज, पहली चीज तो यही है कि आपको डायरेक्टिव फॉलो करना ही है। दूसरा, क्वेश्चंस में आप देखोगे कई बार दो पार्ट्स भी होंगे, जैसे हम प्रीलिम्स में कराते हैं कि यार करेक्ट को इनकरेक्ट कराए या कुछ भी ऐसा, वो यहाँ पर भी होता है, आम होता है। अभी आपके जब वरुण खुलर सर सेशंस लेंगे तो ही विल शेयर विद यू इतने सारे, यूपीएससी में भी यहाँ पर भी इतने सारे एग्जांपल्स, यार आम हो रहा है भाई ये, कि दो पार्ट्स का क्वेश्चन था, बस एक करके, टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, आई जस्ट जम्प्ड इन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमें ख्याल रखना है। कंटेंट डंपिंग विल नॉट टेक यू एनीवेयर, कि आप कुछ भी लिखे जा रहे हो, कुछ भी लिखे जा रहे हो। एंड लाइकवाइज इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रीवियस जब आपसे बात की तभी बोला था कि वो हुक लाइन होती है आपकी। तो इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में अगर आप क्वेश्चन को ही रिपीट कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू राइट समथिंग मीनिंगफुल। बट मीनिंगफुल का मतलब क्या है? कॉन्टेक्स्ट एंड नॉट कंटेंट। जो आपका इंट्रोडक्शन है, इट मस्ट एस्टैब्लिश द कॉन्टेक्स्ट। अब वो आप कैसे भी कर सकते हो, इट कुड बी थ्रू मेंशनिंग ऑफ सम रिपोर्ट, इट कुड बी थ्रू मेंशनिंग सम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सम रीसेंट इवेंट, कुछ भी, कोई ऐसा वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। बट आपको पता हो कि जैसे ही मेरे सामने क्वेश्चन आता है तो मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश कर रहा हूँ। एनालिसिस बहुत जरूरी है, सिर्फ क्या 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 आप लिखाए उससे बात नहीं बनेगी। एज वी वर डिस्कसिंग अभी, काउंटर व्यूज, थोड़ी सी लिमिटेशंस हर एक चीज की होती हैं। मतलब इंडिया में विंटर्स में और समर्स में टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन होता है ना। इस स्टेटमेंट को भी अगर आपको मैं बोलूं कि यार इसको आप डिस्कार्ड करो, तो इसको भी कर ही सकते हैं, क्या अंडमान निकोबार में नहीं होता? इट्स ऑल अबाउट आपको उसको सोचना है। आप देखोगे कि जब आप सोचोगे तो वो स्टेटमेंट जो आपको बहुत एग्रीएबल लग रही है, उसमें भी आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन का स्कोप आपको मिलेगा। और यही हम पैटर्न आज देखेंगे कि मैक्सिमम वो क्वेश्चंस, क्या हुआ?
अच्छा, क्या नाम है आपका? करण। अच्छा, मैक्सिमम वो क्वेश्चंस जहां पर आप स्टेटमेंट से बहुत एग्री करोगे, वहीं पर वो चाहेगा कि वो आप उस स्टेटमेंट को थोड़ा क्रिटिकली इवेल्युएट करो। तो एवरीथिंग इज क्रिटिकली इवेल्युएटेबल, ठीक। उसके बाद है फैक्चुअल एरर्स, यू कांट मेक फैक्ट्स देयर अप। आपको लग रहा है कि यार ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੀਯੂ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਆਨਸਰ, ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, और ये नहीं करना भाई। यू कैन नॉट लाइक क्रिएट फैक्ट्स, योर ओन फैक्ट्स देयर, डोंट डू दैट, ये सुसाइडल है। बात ये नहीं है, आपने ना 2 आंसर्स में ऐसा किया, नाउ आई हैव एन ओपिनियन अबाउट यू। तो इवन आपके जो बाकी के 10 आंसर है जिसमें आप ऐसा नहीं भी कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि यार ये बच्चा ना इंटेलिजेंट बुलशिटिंग कर रहा है, बस इन्हों लग रहा है, और मेरे को लिए इंसल्ट भी है ये, यार तुझे क्या लग रहा है मुझे कुछ आता नहीं। वर्ड लिमिट मिसमैनेजमेंट अगेन इज समथिंग जिसका आपने ख्याल रखना है बच्चे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्दो मैंने इस पेपर में नहीं देखा कि बच्चों का पेपर रह जाए, बट सम ऑफ अस राइट स्लोली, और या फिर हमारी हैंड राइटिंग खराब हो जाती है, तो इट्स बेटर कि हम शुरू में ही विस लाइक कंप्लीट आवर आंसर विद इन द स्टिपुलेटेड लिमिट, सो दैट आप अगले आंसर को टाइमली कर सको। लैंग्वेज के बारे में आई वांट टू से वन थिंग, आपको जब हम दिखाएंगे पुराने टॉपर्स की कॉपीज तो आप देखोगे कि बहुत एवरेज लैंग्वेज बट क्लैरिटी ऑफ थॉट, वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने ज़्यादा नहीं लिखा है तो बेसिक से आप लिखना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, वेर एवर यू फील लाइक पुटिंग अ कॉमा, पुट अ फुल स्टॉप, स्टार्ट द न्यू सेंटेंस, पुट अ फुल स्टॉप, स्टार्ट द न्यू सेंटेंस। एक सिंपल तरीके से आप लिखना शुरू करो, 25-30 दिनों में आप देखोगे कि आपका इंप्रूवमेंट होगी राइटिंग स्टाइल में। तो हर चीज़ की जो इंप्रूवमेंट है ना वो कंपाउंडिंग से ही होती है। ऐसा नहीं है कि आज आप मेरे से कुछ सुन जाओगे और आपको कुछ आ जाएगा, बट आप एक एक दिन देखते जाओ, आप 50 दिन बाद यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन विज़ अ योर मेंस एग्जाम। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अपने को ख्याल रखना है, ठीक है। फिर मार्किंग स्ट्रक्चर, अब ये पीपीएससी ने नहीं दिया है, ये दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ माई डिस्कशन विद एन ऑफुल लॉट ऑफ पीपल हु आर इन द एकेडेमिया ओवर द लास्ट 1 डेकेड, कि वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि किसी आंसर को हम 4 नंबर दे रहे हैं और किसी को 6-8 दे रहे हैं। अगेन, आपका इंट्रोडक्शन जो है वो कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता है, और एग्जामिनर देख लेता है कि यार ये रेलेवेंट लिख रहा है कि नहीं लिख रहा। इसको ना आप ऐसे समझो, इनको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आता था, उसको 2 नहीं आता था, उसको 1 नहीं आता था, उसको 8 नहीं आता था, उसको 15 नहीं आता था, लेकिन मैं इन सबके आंसर चेक कर रहा हूं। तो एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 1 एंड में लिखा है कि चल यार कुछ तो लिख जाऊं, किसी ने क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे लिखा है कि कुछ तो लिख जाऊं, किसी ने 9 ऐसे लिखा है कि कुछ तो लिख जाऊं। अब मेरे लिए क्या है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेपर आ रहे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ही लोगों ने कैसे भी लिखा हुआ है, तो मैं तो ये चेक कर रहा हूं एज एन एग्जामिनर हर एक क्वेश्चन, क्या ये रेलेवेंट लिखा है कि नहीं लिखा। पहला तो मेरा वही मेट्रिक है कि यार ये वो वाला बच्चा जिसने क्वेश्चन 1 लास्ट में एकदम से लिख दिया कि इसने उसको ढंग से किया है, एंड दैट्स ट्रू फॉर एवरी आंसर। तो ये तो भाई ऑनस लाइज ऑन अस टू मेक श्योर दैट वी एस्टैब्लिश द कॉन्टेक्स्ट राइट देयर राइट देन, स्टार्टिंग में ही, वहीं से आपके रेलेवेंस के मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, नंबर 1। फिर ऑफ कोर्स योर कंटेंट हैज टू बी देयर, बहुत ज़्यादा वर्टिकली आपको डेप्थ में नहीं जाना, पर थोड़ा प्रोफाउंड तो लिखना है। बहुत सुपरफिशियल अगर आप लिख कर आओगे तो कुछ मार्क्स नहीं कटेंगे, पर कोई और तो अच्छा लिख कर आएगा ही, तो आपके 2 नंबर कम ही होंगे। उससे आपको एवरेज मान लो अगर 6 मिल रहे हैं उसको 8 मिल रहे हैं, तो बीडीपी और एसडीएम का फर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना। इस पे हम बात करेंगे एनालिसिस। यार इसको भी ना ट्रांसलेट करना सीखना है हमने कि व्हाट डू आई मीन बाय एनालिसिस। ध्यान से आप अपने कोई पुराने आंसर पढ़ के देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने उससे रिलेटेड कुछ लिख दिया है और मेरा आंसर ये कम्युनिकेट कर रहा है कि यार ये कुछ इंफॉर्मेशन है, इसमें से आंसर निकाल ले। ऑफ कोर्स यू डोंट डू इट विद दिस इंटेंट, बट एग्जामिनर को ऐसे फील हो रहा है कि यार इसमें से अब तो खुद ढूंढ ले, इसी से रिलेटेड है कुछ।
तो वो चीज जो है उसको हमने फिक्स करना है। अभी सम ऑफ अस हैव रिटन दिस ईयर्स यूपीएससी मेंस, तो वहां पे भी हमें ये स्ट्रगल हुआ होगा कि यार ये तो हमने किया नहीं। और स्ट्रक्चरल क्लोजर एंड में आपको देना ही देना है। आज मैं कुछ आपसे बात करूंगा कंक्लूजन की, तो एक लास्ट में कंक्लूजन में ऑल्सो एकदम मेरे दिमाग में थ्रो अवे पॉइंट आया है, ये भी सुन जा, है ना? नहीं, या फिर किद्दा कंक्लूड करा, चलो हेंस क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा कर दी, या जो बॉडी में लिखा था हेंस टू समराइज, बॉडी को ही लास्ट में कर दिया। वो तब ठीक है जब आपके सब कुछ आपका चलना बंद हो गया कि यार अब तो यार उस समय ठीक है, बट आप यहां पर आए इसलिए हो क्योंकि यू डोंट वांट टू गो टू द एग्जाम विद दैट काइंड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे इन पीपीटी वालों ने की हुई है ना, कि आधी आधी पीपीटी लेके आ रहे हैं। आप ऐसे तो नहीं जाना चाहते, है ना? नाउ 15 मार्कर में भी अगेन दिस इज नॉट समथिंग दैट पीपीएससी हैज गिवन, बट जिसने चेक करना है, तो रेलेवेंस, कंटेंट एनालिसिस, वैल्यू एडिशन एंड प्रेजेंटेशन। नाउ व्हाई एम आई शोइंग यू दिस? यार आपका सारा टाइम मेंस की तैयारी का कहां पर जाता है? कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स मिल जाएं, वो पॉइंट्स मैं लिखा हूं जिसकी सिग्निफिकेंस है 100% है, बट आप खुद दिमाग लगाओ इन अ वेरी शॉपकीपर अप्रोच। अगर आप देखो कि क्या आपको फायदा है कि आप सारा टाइम सिर्फ कुछ नया वैल्यू ऐड वैल्यू ऐड वैल्यू ऐड वैल्यू ऐड की इंफॉर्मेशन लोड अपना बढ़ाई जा रहे हो। ऑफ कोर्स उसे एक्स्ट्रा 2 नंबर मिलेंगे, पहले 8 तो ले लो, या फिर जीरो सम गेम तो बिल्कुल भी नहीं बनाना कि यार उन्हीं 2 पे ही फोकस्ड है हम। ये भी करना है, बट ये ही नहीं करना कि एक मुझे पीडीएफ मिल गई उसमें ऐसा कंटेंट है, एक मुझे ये मिल गया, एक एक्स्ट्रा बुक पढ़ ली, मत करो, ठीक है? हर एक आंसर में एवरेज बच्चे से एक्स्ट्रा मार्क्स लेना, यही है हमारा। अब उसके बाद कुछ मैं आपसे फ्रेमवर्क्स की बात करना चाहता हूं, आपको थोड़ा आइडिया हुआ कि हमने क्या नहीं करना। वैल्यू एडेड ऑब्सेस्ड प्रिपरेशन हम मींस की नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल आपने कॉन्टेक्स्ट सेट करना है, कॉन्टेक्स्ट, बॉडी एंड दिस। ऑल ओके? पक्का? इसी को गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है? हाँ, कुछ नहीं लग रहा। ऑलराइट, देन उसके बाद में फ्रेमवर्क्स। यार इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान से सुनो प्लीज। एग्जाम में ना आई डोंट वांट यू टू इम्प्रोवाइज देयर, कि आप लिख रहे हो साथ साथ में आपका दिमाग चल रहा है, साथ साथ में आप बहुत ऑर्गेनिकली इम्प्रोवाइज कर रहे हो। एक तो आपकी स्पीड कम होगी, एक आपका फ्लो खराब होगा। आपको लगेगा कि आपने अच्छा आंसर लिख लिया, लेकिन पढ़ने वाले को ना बहुत नी जर्क्स वाले वो आंसर लगेगा। मैं चाहता हूं, इफ इट सूट्स यू, कि आपके आंसर में स्ट्रक्चर्स हों, फ्रेमवर्क्स हों। वो फ्रेमवर्क्स जो आपके आंसर राइटिंग मसल मेमोरी में है, आप पेपर में जाकर उतार आए, जो मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा। अभी क्या मतलब पूरे 50 दिन में आपसे डिस्कस होंगे। हर एक सब्जेक्ट के अपने फ्रेमवर्क्स होते हैं, बट पंजाबी च एक कहावत है, थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, कहते खुसरिया दे घरे मुंडा होया कुतकुतारियां कर करके मारता। ठीक है, मे बी दोज ऑफ यू हु आर लाइक मी फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड वुड अंडरस्टैंड। व्हाट्स योर नेम? जसकिरण। यार ये नहीं कि अब आपको फ्रेमवर्क आ गए तो ले बेटा फ्रेमवर्क ही फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क ही फ्रेमवर्क, ठीक है? यार आंसर में मैक्सिमम आप ट्राई करो कि एक, या फिर अगर स्कोप है तो आपने 2 फ्रेमवर्क्स यूज कर लिए, मैक्सिमम मैक्सिमम, ठीक है? और जो मैं आपसे फ्रेमवर्क डिस्कस करूंगा उनको आप एज सब हेडिंग्स यूज करने की कोशिश करना। वाई? क्योंकि आप ही ने मेरे को बताया कि अगर एग्जाम में मेरे को आंसर ऐसा लिखना है कि अगर पढ़ने वाले के पास 15 सेकंड भी हो तो भी मुझे अच्छे नंबर दे, बट दैट इज द आइडिया कि माय आंसर मेक सेंस विद इन 15 सेकंड्स, ठीक? एंड लास्ट,
जब भी आप फ्रेमवर्क को जिसको भी यूज करोगे, ट्राई टू सब्सटेंशिएट इट विद सम सॉर्ट ऑफ डेटा, कमिटी, कोई सुप्रीम कोर्ट का केस, कुछ भी ऐसा हेडिंग्स के अंदर। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, यहां पर ये यूनिवर्सल है बच्चे, ये आप सब जगह यूज कर पाओगे, सब जगह ये वाले फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं जो मैं आप, क्या हुआ, तो इसलिए रोना आ गया, अच्छा अच्छा अच्छा, हियर पक्का, मैं डरावना तो नहीं लग रहा भाई ये, ऑलराइट। इस क्वेश्चन में मैं कैसे अपने, आप यू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ फ्रेमवर्क ना, आप किसी आर्किटेक्ट के पास से अभी चले जाओ, वो आपको ना 5 नक्शे दिखा देगा, इसमें से एक चूज कर ले, आपको एक आइडिया लग रहा है कि मैंने अपना घर कुछ नया बनाया है, उसको पता है कि एक स्ट्रक्चर है, इस सम प्रोटोटाइप इज देयर, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट प्रोटोटाइपिंग, ये सब आपसे शेयर होएगी, ठीक, थोड़ा थोड़ा आप डूडलिंग कर सकते हो, और यही चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपके शॉर्ट नोट्स हों, पेपर से एक दिन पहले आप इसको अच्छे से, मतलब एक तो वैसे ही आपके उसमें हो अगले 50 दिन 60 दिन, और मार्च में भी जब आप पेपर देने जाओ, यू कैन कीप इट इफ यू वांट, मार्च में भी ये चीज आपके साथ हो, पेपर से पहले रिवाइज ये करना है, ना कि कंटेंट रिवाइज करने बैठ गए। वो क्या है, ये तो यूनिवर्सल है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक, आप देखो भाई, और आपस में भी एक दूसरे के साथ आपने ऐसे ही क्विकली आंसर राइटिंग करनी है, क्या आपका पॉइंट है, आपको जल्दी से पता हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़ोगे, आपको पता होगा क्या इसमें मैंने एक पॉइंट अपना रखना है, उसको एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल एविडेंस देना है, उसको लिंक कर देना है, आंसर डन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन में डिस्कस है, डिस्कस में मैं क्या करूं, 5 W's, व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, जहां पे आपको डिस्कस है, आपको पता हो कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसमें क्या लिखूं, तो मैं इसके 5 W's 1 H करके आ रहा हूं, ये मेरा आंसर एक्सेप्टेबल आंसर है, अच्छा आंसर है। इसमें एग्जामिनर जो है वो ऐसे नहीं होगा, उसको ना, योर आंसर विल मिएंडर लाइक एनीथिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस फॉर द रीडर, ओके ओके। सिमिलरली आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, पिछली बार आए थे, हम कुछ डिस्कस करेंगे मे बी इन लाइक 3 क्लासेस फ्रॉम नाउ। तो कॉज इफेक्ट वे फॉरवर्ड, आपको कोई पॉलिसी की असेसमेंट आ जाती है, कुछ असेसमेंट आपको करनी है, कैसे करोगे, हिस्ट्री, उससे पॉलिसीज, टेक्नो, और उसके सॉरी ट्रेंड्स पे क्वेश्चन आ जाता है कुछ भी, तो जैसे कास्ट सिस्टम पे क्वेश्चन था पिछली बार, उसकी हिस्ट्रीज, उससे रिलेटेड हमारी पॉलिसीज, दिस कैन वी कैन कट हियर, हिस्ट्री, पॉलिसीज, और जो ट्रेंड्स चले आ रहे हैं, इज सोसाइटी चेंजिंग फॉर द बेटर, फॉर द वर्स, व्हाट डू यू थिंक, आर वी चेंजिंग फॉर द बेटर और द वर्स, कास्ट सिस्टम वाइज, कास्ट सिस्टम वाइज आर वी चेंजिंग फॉर द बेटर और द वर्स, बेटर, प्रोग्रेशन माइट नॉट हैव बीन दैट क्विक, अभी भी यहां पर मैं आप लोगों से क्या पूछ रहा हूं, आपका क्या नाम है, जसकिरण, आपका करण, मैं किससे पूछ रहा हूं, आपका क्या सरनेम है, बट इवन ग्लोबली पहले क्या होता था कि अगर आप यूरोप में भी हो, लोग आपसे क्या पूछते थे अगर आप बच्चे हो तो, जब लॉज भी आ गए यूके में या यूरोप में, तो क्या पूछेंगे, विच स्कूल यू गो टू, क्योंकि उससे मैं अंदाजा लगा लूंगा कि तू कैथोलिक है कि प्रोटेस्टेंट है। अभी भी अगर आप गांव में जाते हो तो किन्ना दा मुंडा है ना, आपसे, बट दैट इज नॉट द केस एनीमोर। आप थोड़ा, इवन आप देखोगे सोसाइटी में, आप पढ़ोगे मैरिजेस को लेके भी पेरेंट थोड़े लीनियंट हो गए कि एज लॉन्ग एज सेम जेंडर में नहीं है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना ऐसा। तो ऑफ कोर्स, तो या, तो हमें ये देखना है क्वेश्चन की डिमांड, फिर उसके बाद जैसे एथिक्स के कुछ क्वेश्चंस या सोशल इश्यूज में या पॉलिसीज में स्टेक होल्डर अप्रोच आपको बहुत काम आएगी, कि गवर्नमेंट कितने, इसके क्या क्या आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि यार इस क्वेश्चन में स्टेक होल्डर कौन कौन है,
गवर्नमेंट है, सिटीजन है, प्राइवेट सेक्टर है, सिविल सोसाइटी है, जुडिशरी है, मीडिया है। हम करेंगे क्वेश्चन तो आपके ये मसल मेमोरी में फिट हो जाएगा बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद। कुछ नहीं समझ आ रहा, आखिरी में टाइम कम है, कोई क्वेश्चन की डिमांड आपको लग रहा है कि यार मैं इसको जल्दी से कैसे लिखूं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं, बात खत्म करो। और क्या नाम है आपका? ऋषभ वॉज सेइंग कि पॉजिटिव नेगेटिव्स वे फॉरवर्ड क्रिटिकली एग्जामिन में आप लिख सकते हो वैसे। बट ये तो मैंने आपको यूनिवर्सल बताए कि आपको सब जगह पे मिलेंगे। इस प्रोग्राम में हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के यू सीम वेरी, क्या है ऐसे वाला, नहीं यू इशी, हाँ, आर यू ओके? आई वॉन्ट यू टू बी लिटिल सीरियस। आप लोगों ने भी ब्यूरोक्रेट बनना है जल्दी से, है ना? हाँ बनना है। एंड ब्यूरोक्रेट बनने के बाद क्या करना है? मुंह कौड़ा कराना कहो पहला था, ठीक है? मीठा नहीं कराना। ओके सुनो भाई, सुनो 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 ध्यान से सुनो। आप लोगों को मैथ्स आता ही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। आपने कौन सा डिजिट इन्वेंट किया आज तक? कोई नहीं किया, समाज ने करके दिया, मेरे को किसी ने बता दिया कि यार 2 होता है, एक 1 होता है, एक 3 होता है, मैंने ऐड करना शुरू कर दिया। आप सब अभी कपड़े पहन के बैठे हो, उसमें से कौन सा ऐसा कपड़ा है जो हमने खुद सिला है? समाज ने सिल के दिया है। हम सब यहाँ पर बैठे हैं और अभी पाकिस्तान नहीं आ रहा या कोई आ नहीं रहा हमें लूटने, किस छेती पड़ा और ले, फिर वो 4 बंदे बाहर खड़े, डाकू था नहीं आगे, नहीं हो रहा ना ऐसे। समाज हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है, ऐसा ही है। टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, समाज ने दी है। सोच रहे हो, सोच भी समाज ने दी है। इट्स माई लाइफ एंड आई डोंट ओ एनीथिंग बैक टू द सोसाइटी, ये आइडिया है ना, ये भी समाज से आया है। दिस इज व्हाट स्टीव जॉब्स रोट टू हिमसेल्फ राइट बिफोर डाइंग, and this is what Aristotle said 2500 years ago, that chronologically man is prior to society, but logically society is prior to man। मतलब क्या है, मैं अपने आप को बोल रहा हूं कि यार ये एक चेतन है, एक मैन हूं मैं, बट अगर आज जो मैंने समाज से कपड़े लिए, खाना लिया, ज्ञान लिया, लैंग्वेज ली, नॉलेज ली, मार्कर लिया है, बोर्ड लिया, ये सब कुछ अगर मैं उतारता जाऊं, ऑल दीज विनीर्स बीइंग टेकन ऑफ, जो मैं पीछे रह जाऊंगा, आप बोलोगे कोई आदि मानव है, तो मानव तो मुझे समाज नहीं बनाया है। नाउ आई विल आस्क माय क्वेश्चन अगेन, जब बन जाओगे तो क्या करोगे? हाँ अरे अब हाँ हाँ, किसने बाहरों नहीं आना पंजाब सुधारन, आप ही सुधारना है। तो आई एम नॉट हेयर टू क्रिएट ऑफिसर्स ओनली, आई एम हेयर टू क्रिएट प्रो पंजाब ऑफिसर्स। वहां छट मेरी, ठीक है, नहीं तो अपना हिसाब ला ली। यू अंडरस्टैंड? वैसे वाले नहीं बनना हमने, कंस्ट्रक्टिवली। डू यू अंडरस्टैंड? सो भाई सोसाइटी को लेके ज्यादा डिसमिसिव नहीं होना और सर्व करना है। हेंस या चल चलो चलो। तो हर एक जो हम आपको सब्जेक्ट करवाएंगे, उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम आपको फ्रेमवर्क्स करेंगे। आज जैसे फॉर एग्जांपल हम एथिक्स कर रहे हैं, तो भाई इसका रट्टा लगा लेना। आज ओझा तुसी सुनिया होया है, वो तो पहला एसवी ओझा सुना है ना, ओझा ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या, एसवी ओझा क्या है ये भैया? सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपने देखना है स्टेक होल्डर्स कौन है।
ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, एथिक्स का क्वेश्चन है, उसने मेरे को कोई कंडीशन सिचुएशन दे दी है। अब मैं जल्दी से क्या कर लूँ, अज्यूमिंग कि मेरे को कोई ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा आंसर नहीं आ रहा, मैं जल्दी से लिस्ट करूं भी अफेक्टेड पार्टीज कौन सी हैं, उसमें भी मैं जल्दी से देखूं प्राइमरी पार्टी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, और कोई इंस्टीट्यूशनल पार्टी है जैसे कि गवर्नमेंट या कोई लॉ। आप डूडलिंग कर सकते हो साथ साथ में, आपको हेल्प होएगी, लॉ, कोई पब्लिक, कोई वो, एंड देन यू आर ऑलवेज 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 वन ऑफ द पार्टीज सेल्फ. It is very important that all the decisions that you take are inherently in line with your legal duty and ethical compliance. तो पहले आप सबसे पहले क्या देख लोगे, स्टेक होल्डर्स, फिर वैल्यूज. आप उस क्वेश्चन में जल्दी से चेक करोगे क्या ये क्वेश्चन है किस चीज का. फॉर एग्जाम्पल, अगेन आपको शायद उतने लेवल का आएगा नहीं, पर इफ यू आर अप फॉर इट थोड़ी डिस्कशन कर सकते हैं. आपने लाइफ ऑफ पाई मूवी देखी है ना, या सुना होगा उसके बारे में. उसमें शेर का क्या नाम होता है, रिचर्ड पार्कर, है ना. वेरी गुड. तो रिचर्ड पार्कर एक एक्चुअल कैरेक्टर हुए इन रियल लाइफ. 1883 का एक क्वीन ऑफ इंग्लैंड वर्सेस आई थिंक डडलीज और समथिंग ऐसा कुछ केस है, लॉ की है किसी ने तो उनको पता होगा. तो क्या हुआ कि एक बार इंग्लैंड से फ्रांस एक शिप जा रहा था, उसमें कैप्टन था, 3 लोग, 2 लोग और थे, ब्रूक और ऐसे करके, और एक बच्चा छोटा सा मेरे जैसा घूम रहा था. कहते हैं यार इसको बिठा लेते हैं, साथ में साफ सफाई करता रहेगा, साथ में इसका कोई है नहीं है, इसको खाने पीने के लिए दे देंगे. अब कैप्टन ने एक बात बोली कि कम वट में कोई सी वाला पानी नहीं पिएगा. अगर आप समुद्र वाला पानी पीते हो तो यू डिहाइड्रेट लाइक एनीथिंग, और आप पूरे हेल्यूसिनेट हो जाते हो, और फिर आप इवेंचुअली, हमारे पास अगर खाना नहीं होगा मर भी जाओगे. जो मर्जी हो जाए, कोई समुद्र वाला पानी नहीं पिएगा. अब कोई फ्रेंच नेम था शिप का, मुझे याद नहीं आ रहा, मिनी ऑटर समथिंग लाइक दैट, बट एनीवेज वो शिप जो है उसका कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, और वो 4 लोग शिप पे रह जाते हैं. 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे. और उसके बाद शिप में वो बच्चा जो है वो पानी पी लेता है. अब वो लिटा हुआ है, हेल्यूसिनेटेड भी है, फिर वो डिहाइड्रेटेड भी है. अब वो जो लोग हैं उनको, उनके पास सारी फूड सप्लाईज खत्म होगी, उनको एक टर्टल मिला था वो भी खा लिया, वो भी खत्म हो गया. अब पता नहीं जिंदगी में बचेंगे नहीं बचेंगे, तो वो क्या करते हैं, कैनिबलिज्म, वो उसको खा लेते हैं. वो जो लड़का होता है टीनेजर, उसको खा लेते हैं. बाय चांस 3 दिन बाद वो रेस्क्यू वाले उनको मिल जाते हैं और वो बच जाते हैं. अब जब वो खा रहे होते हैं उस समय वो भी ऐसे होते हैं कि यार उनको कुछ नहीं पता क्या खा लिया क्या नहीं खा लिया, बचने से मतलब है, नंबर 1. नंबर 2, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, नेसेसिटी है, जरूरत है. अब जब वो जाते हैं शोर्स पे, उनको कुछ ढंग का कुछ खाने पीने को मिलता है, फिर वो अपने सेंसेस में आते हैं, फिर उनको लगता है कि मैंने जो लगा मैं तो पाप हो गया. ठीक. फिर वो क्या बोलते हैं कि यार वो गिल्टी प्लीड करते हैं कि यार ऐसा ऐसा हो गया. अब आपको क्या लगता है कि इनको मर्डर की सजा होनी चाहिए? हाँ जी, नहीं होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए? सिचुएशन ऐसी थी, तो अगर नेसेसिटी हो तो मर्डर जस्टिफाइड है. कम कम कम. हाँ, सेल्फ डिफेंस थोड़ी हो रहा है, वो बच्चा थोड़ी चाकू लेके. ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मैं आपसे, ओके, नाउ दैट रिकॉर्डिंग इज स्टॉप्ड, और लिसन 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 लिसन,
ये मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल जो आप पे से लॉ पढ़ते हैं उनको पता होगा कि यार ये कोई स्लिपरी स्लोप नहीं है कि नेसेसिटी में मर्डर कर दिया तो कर दिया। इनफैक्ट उसके बाद उनको सजा हुई और उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की, सो नॉट गिल्टी ऑफ और नॉट ऑल दैट गिल्टी दे वर फीलिंग, इफ दे वर फीलिंग ऑल दैट गिल्टी तो बोल देना था कि हाँ यार कोई मर्सी पिटीशन नहीं है हमारी, ठीक। बट पॉइंट इज दिस, उसके बाद में अगर आप बात करोगे तो यूके में ये हमेशा नियम रहा है कि यार हम कोई थंब रूल नहीं बना सकते कि अगर नेसेसिटी है तो मर्डर कर दो, क्योंकि कितने सारे क्वेश्चन हैं यार इस चीज में। वाई बच्चा, उनमें से अगर इतने ही तुम वो थे तो किसी एक ने बोलना था मेरी बलि दे दो, बच्चा बचा लो, क्योंकि वो गरीब है। ऐसा हो सकता है। अब आप भी कल को जब ऑफिसर बनोगे, सारा टाइम आपके पास यही वाले क्वेश्चंस होंगे, सारा टाइम आपके पास यही क्वेश्चंस होंगे। आपको जस्टिफाई करने के लिए बड़ा कुछ मिल जाएगा। हाउ डू यू नाउ इंश्योर कि यार कहीं मेरी जस्टिफिकेशन में बेईमानी तो नहीं है? ये आपको पता हो ना कि यार कहीं मेरी जस्टिफिकेशन में बेईमानी तो नहीं है। बिकॉज सर आप जिस पोजीशन में बैठे हो, स्पेशली जैसे अगर आप पुलिसिंग की हम बात करते हैं, पुलिसिंग में तो कितना स्कोप है, इतनी डिस्क्रिशन, देन यू हैव आर्म्स, then you have a culture where you are celebrated if you are shooting people left right and center। ਇਹ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਐਂ करते सी, ऐ करते सी, होता है ना ऐसे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग हो, और वैल्यू सिस्टम वहां पे कौन सा चेक हो रहा है पेपर में, इफ एट ऑल यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस विच यू विल इन द डिसीजन मेकिंग, तो आपको पता हो कि अरे इंटेग्रिटी वर्सेस कंपैशन का क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ वर्सेस वेलफेयर का क्वेश्चन है। आपने देखा भी होगा कि यार कोई नीडी पर्सन है, इन ऑल लाइकलीहुड नीडी पर्संस आर नॉट गोइंग टू हैव डॉक्यूमेंट्स रेडी विद देम। पढ़ा लिखा बंदा है, उसके पास कागज भी है, उसको सरकार से कुछ चाहिए भी नहीं। जिसको सरकार से कुछ चाहिए उसी के पास कागज नहीं है, उसी के कागज चेक होंगे, होता है ना ऐसा। तो ट्रांसपेरेंसी वर्सेस कॉन्फिडेंशियलिटी, एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी, ये सब हम करेंगे। बट आपको ये पता हो कि जब भी मेरे पास एथिक्स का क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेक होल्डर्स जल्दी से लिख लेता हूँ, वैल्यूज कौन सी इन्वॉल्व हैं वो जल्दी से लिख लेता हूँ, फिर मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वहां पर आपने जेन्युइन रियलिस्टिक सेंसिबल ऑप्शंस लिखनी है। रियलिस्टिक ऑप्शंस, जेन्युइन ऑप्शंस। कोई आप मेरे को रैंडम ऑप्शन बता सकते हो? कई बारी लेट्स से यही सिंपल सी एक क्लीशेड सिचुएशन की आपके सीनियर्स आर फोर्सिंग यू टू डू समथिंग दैट यू आर नॉट मेंट टू डू, तो कोई ऑप्शन जो आपके पास नहीं है। हाँ चल ये तो है ये तो सरकार लॉ भी लेके आ रही है। कई बार हम आंसर्स में पहले एकदम मीडिया के पास चला जाऊंगा, है ना, ऐसे ऐसे वाली कुछ ये वाला ये। हाँ चल वो तो है ही है यार, रिटर्न तो आप मतलब एटलीस्ट इन थ्योरी। हाँ यार, सो एनीवेज यू गेट द आइडिया कि वहां पर रियलिस्टिक ऑप्शंस हम लिखेंगे, जिसमें से हमेशा एक आपके पास ऑप्शन क्या रहती है, स्ट्रिक्ट लीगल रूल बेस्ड, भाई नियम ये बोलता है। फिर ह्यूमैनिटेरियन एक्सेप्शंस, केयर बेस्ड ऑप्शंस होती हैं आपके पास। आपके पास एक मिडिल पाथ होता है जहां पर यू आर नॉट नेसेसरली डिविएटिंग फ्रॉम द लीगल ऑप्शन दैट यू हैव, बट यू आर बीइंग अकोमोडेटिव, है ना। अभी हमारी वैसे भी कंट्री में ये जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं इसके ऊपर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा प्रिसाइसली, बट दिस थॉट शुड फ्लो इन योर आंसर्स अक्रॉस पेपर्स, GS 1 2 3 4, दिस माइंडसेट शुड फ्लो अक्रॉस योर आंसर्स, इनटेंजिबल वे में आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हमारी अभी भी आज हमारी फिलॉसफी क्या है व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास, वी स्टैंड बाय दिस। हम ये तो नहीं बोल रहे ना कि ग्रोथ ऑफ दोज हु हैव लीगल डॉक्यूमेंट्स और लाइक सबको साथ लेके चल रहे हैं। इससे पहले आपने प्रिंसिपल सुना, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, क्या है ये?
मैक्सिमम हैप्पीनेस प्रिंसिपल, दैट इज, हाँ यार टेल मी, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। हम भी आजकल ये हम मानते ही हैं पर्सनली भी कि यार लाइफ चॉइसेस में, पर्सनल में भी, यार अगर मैं खुश ही नहीं हूं तो क्या फायदा। होता है ना, आप देख रहे हो पीपल टेकिंग रेडिकल डिसीजंस बिकॉज खुशी नहीं है। डू यू एग्री विद दिस थिंग? खुशी नहीं हो तो फिर फायदा क्या? कैन बी से हैप्पीनेस इज वन ऑफ, लाइक हैप्पीनेस इज द अटमोस्ट प्रिंसिपल? हाँ जी, फॉर यूटिलिटेरियंस, वेरी गुड। यार ये आपको फीड किया जाता है कि ABCD पर्सन खुशी खुशी फांसी चढ़ गया, ABCD पर्सन ने खुशी खुशी अपनी शहादत दे दी, पास्ट में जो आप पढ़ रहे हो खुशी खुशी ऐसा कर दिया, तुम मर जाओगे खुशी खुशी? कुछ खुशी खुशी नहीं होता। और दिस इज व्हाट सेपरेट्स हिडनिस्टिक पीपल और पिग पीपल फ्रॉम, इन द वर्ड्स ऑफ सम थिंकर्स, पिग पीपल फ्रॉम नॉन पिग पीपल। भाई मैं बंदों में बंदा हूं, अगर मेरे को जिंदगी में कॉस्ट देनी पड़ेगी और वो कॉस्ट मेरी खुशी है लेकिन कुछ ग्रेटर हो रहा है, देंगे यार फिर। आई एम नॉट बंदों में बंदा इन टर्म्स ऑफ मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन वे, आई एम टॉकिंग अबाउट इन ह्यूमन कैरेक्टर। तो यार ये क्या बात बनी कि अगर मैं खुश ही नहीं हूं तो मैं क्यों करूं? दिस इज अ वेरी यूटिलिटेरियन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। कई बार आप नहीं भी खुश होते यार, आपके या हमारे पेरेंट्स या दादा लोग 6 बहनों की शादी करनी है, 5 जमीनें अपनी छुड़वानी है, 6 ये करना है, 5 वो करना है, वो खुश थोड़ी थे यार, 16 साल की उम्र में मेहनतें करने लगे थे, पता भी नहीं लगा कब बूढ़े हो गए। बट दैट वॉज द राइट थिंग टू डू अकॉर्डिंग टू देम। सो नॉट एवरीथिंग विच इज राइट इज ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग हैप्पीनेस। somebody sitting in Siachen right now is not खुश, बट उसको पता है कि दिस इज द राइट थिंग टू डू। आर यू गेटिंग? सेम इज गोइंग टू ट्रू, सेम इज गोइंग टू बी द केस विद यू पीपल एज वेल। आप सर्विसेज में भी जाओगे तो यू नॉट गोइंग देयर फॉर खुशी। अगेन फिलोसफिकली इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर चॉइसेस इन द एग्जाम। जब आप चॉइसेस पिक कर रहे हो कि यार व्हाट विल आई डू, व्हाट विल आई नॉट डू, मेरे को आप स्टेट ऑफिसर बना दोगे, आप ही में से कोई कल को बनोगे स्टेट ऑफिसर गमाडा में, कोई स्लम उठाना पड़ेगा, वो बच्चा है बेचारा, एक औरत है, झुग्गियां बनी हुई है सड़क पे, तो ऐसा थोड़ी है कि आहा स्वाद आ गया बुलडोजर चढ़ा के। दुख लग रहा है ना आपको वो करते हुए, बट क्या नहीं करोगे? क्योंकि आप तो फिर खुश ही नहीं हो, और खुशी नहीं हो तो फिर मैं क्या करूं? ऐसा नहीं है, ठीक है? आई गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे ही अलग अलग फिलोसफीज रही हैं हमारे पास। आज हम ट्राई करते हैं कि क्या जो मैं चॉइसेस ले रहा हूं, मेरे आंसर्स में जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इज इट कम्युनिकेटिंग ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, और सॉरी इट इज कम्युनिकेटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ और नॉट, प्रो पीपल है कि नहीं है? ठीक। अगेन मेरे लेक्चर देने से ऐसा नहीं होएगा, मेरा लेक्चर सिर्फ एक डिस्क्लेमर है सो दैट हम जब आंसर्स लिखना शुरू करें तो आपके आंसर्स में वो कम्युनिकेट हो। कोई डाउट यहां तक? Again, you always have an option to escalate the matter, to report, to seek written orders and what not. तो इस तरह से पहली चीज हम क्या देख रहे थे? स्टेक होल्डर्स कौन है, दूसरा वैल्यू कौन से इन्वॉल्व हैं, तीसरा मेरे पास ऑप्शंस क्या है, वो ऑप्शंस की मेरी जस्टिफिकेशन क्या है, बिकॉज एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव। यहां पर ये अब ग्रेविटी है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, बट राइट ऑप्शंस तो मल्टीपल होती हैं। सो एज लॉन्ग एज योर रीजनिंग इज कंसिस्टेंट, आई विल डू दिस बिकॉज, वो दोनों में अगर तालमेल है आपको मार्क्स मिलेंगे। आपने कॉन्सिक्वेंसेस को सी थ्रू किया है कि आई विल डू दिस बिकॉज, और उससे ये होगा, आपके अंदर वो फोर साइटेडनेस है, आपको मार्क्स मिलेंगे। आप ड्यूटी बाउंड हो, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था महात्मा गांधी के ऊपर, इमैनुअल कांट के ऊपर आ सकता है आपको, तो आपको पता हो कि रूल्स, मोरालिटी, वर्च्यूज, इस तरह की चीजें। आई गेटिंग द पॉइंट?
सिर्फ थ्योरी में आपको समझ आना चाहिए। जब मैं पॉलिटी करवाने आऊंगा तो ये सब नहीं बताऊंगा, तब सिर्फ फ्रेमवर्क और आंसर, क्योंकि आपका कंटेंट है ही है। एथिक्स में मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नहीं पता होगा ऑलरेडी, है ना। चले आगे। नाउ ऑप्शंस, जस्टिफिकेशन एंड एक्शन। नाउ गाइस लिसन, कभी भी आपके पास कंपीटिंग अच्छी वो है एक्शंस कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। यू डोंट हैव टू मेक इट अ जीरो सम गेम कि इसमें से मैं क्या चूज करूं। देखो किसको मैं शॉर्ट टर्म बना सकता हूं, किसको मैं लॉन्ग टर्म बना सकता हूं, है ना, सिंपल। तो 3-4 आपने क्रिस्प चीजें लिख देनी है कि दीज आर द ऑप्शंस दैट आई हैव, इमीडिएट स्टेप्स ये हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये तरीका होगा, और for once and all how do I solve this problem? By creating some sort of standard operating practice. अभी भी ऐसा होगा, आप देखना, आप सब ऑफिसर्स बनोगे इंशाल्लाह। जब आप ऑफिसर्स बनोगे तो आपके डिपार्टमेंट में जितने भी एसओपीज हैं, बहुत कम ऐसे एसओपीज होंगे जब आपको पता लगेगा कि है ना पंजाब सरकार ने मैकेंजी को हायर किया था या केपीएमजी को हायर किया था और उन्होंने बना के दिए। वो क्या होगा, एक ना अफसर आए थे गुप्ता जी, वो बड़ा घैंट काम कर गए, उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया था पूरा ऑनलाइन करके, वो आईटी कर गए। एक ओ आई सी, एक के आई सी। ये भी होता है अब दीज डेज कि दे हायर ऑर्गेनाइजेशंस जो एसओपीफिकेशंस कर रहे हैं, बट स्टिल जिस जॉब पे आप बैठ रहे हो या आपके सीनियर्स जो हैं उनके पास बहुत ऑप्शंस होंगे फिर भी एसओपीज करने की। इतना ही होता सर, तुम तो सर्व कर रहे हो पंजाब से, है ना। हाँ, एसओपीज, ट्रेनिंग्स, ऑडिट एंड व्हाट नॉट। तो तो सर ही वैसे बड़े शानदार है। ठीक है, चले आगे। आपको समझ आ गया कि आप स्टेक होल्डर्स देख रहे हो, आप कंपीटिंग वैल्यूज देख रहे हो, आप ऑप्शंस देख रहे हो, उनकी जस्टिफिकेशन किया और फिर आपका एक्शन क्या। बस यार ये चीजें लिखे, मैं अगले आंसर पे बढ़ूं। इसी क्वेश्चन में मेरे को सबसे ज्यादा मार्क्स नहीं लेने और भी दुनिया में। ठीक है सर, व्हाट्स योर नेम? गुलशन। अरे बैठो यार, क्या कर रहे हो। और कल से भी कोई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सर, सॉरी सर, यस सर, कुछ नहीं है भाई। आओ बैठो, एक चेयर सामने रखनी है, उस पर पैर रख लेने। ठीक है, हाँ, चिल करना है यार। तो यार इसको अभी फॉर नाउ वी कैन स्किप, आई टॉक अबाउट दिस व्हेन वी एक्चुअली राइट आंसर्स। बट आप देखोगे कि हमेशा आपको यही तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि दिस इज द सिचुएशन एंड व्हाट विल यू डू। कई बार आपको वैसे ही डिस्कशन सेंट्रिक क्वेश्चन आ सकता है। अब हाउ डू आई गिव स्ट्रक्चर टू दैट डिस्कशन? You have a lens in ethics which is justice, integrity, empathy, accountability, public interest. ये आपका एक सेवियर है, इसके अराउंड आप कोई भी डिस्कशन कर पाओगे कि यार व्हाट इज द जस्ट थिंग टू डू। और आप इंटेग्रिटी, व्हाट इज इंटेग्रिटी? हाँ, Honoring your words. ऑनरिंग योर वर्ड्स, समथिंग एल्स, कंसिस्टेंट भी, वेरी गुड। कैसे, थोड़ा सा और बताना। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ जी, क्या थोड़ा सा और बताना। Same situation, different situation, you would not. वेरी नाइस, यू एग्री? When the thoughts and actions are in coherence, like what I thought, I value. क्या होता है इंटीजर? सुना है ना आपने ऐसे 1 2 3 4, इट्स नॉट 1.1 2.3, देयर इज नो फ्रैक्शन, देयर इज दिस होलनेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी ऑफिस में बैठा हूं, नो ब्रीच इन वैल्यूज, मैं किसी ऑफिस में बैठा हूं और मैं कोई करप्ट आदमी नहीं हूं। मेरे पास में गुलशन सर आए, गुलशन सर आके बोलते कि मेरे को मेरे ऑफिस से मान लो आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है। मैंने बोला आप मेरे को ये 4 डॉक्यूमेंट दे दो, ये 4 फॉर्म दे दो और मैं आपको ये सर्टिफिकेट दे देता हूँ। ये मुझे बोलते हैं सर कुछ पैसे ले लो क्योंकि मेरे को पटियाला से आया हूँ मैं, मेरे को दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा। ही इज ऑफरिंग मी लिटिल ब्राइब, चाय पानी। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं भाई, मैं तेरा कर दूंगा भाई ये काम, मेरे को तेरे से पैसे चाहिए नहीं, मैं किसी से भी पैसे नहीं लेता, मेरे ऑफिस में भी तेरे को किसी को नहीं देने, तू ये डॉक्यूमेंट ले आ। दिस इज सिचुएशन नंबर 1।
देन देयर एग्जिस्ट सिचुएशन नंबर 2, जहां पर मेरे ऑफिस में अभी आ जाते हैं कोई सेलिब्रिटी। कौन है आजकल सेलिब्रिटी? करण औजला। हाँ, वो आ जाता है मेरे ऑफिस में, सेम उसको चीज चाहिए। मैं बोलता हूँ कोई गाली नहीं, उसके पास भी कोई कागज नहीं है, अभी भी मैं उससे पैसे नहीं ले रहा हूँ, मतलब कोई ना मैं मंगवा लांगा, मुंडा भेज के घरों मंगवा लांगा। अभी भी मैंने कोई करप्शन तो नहीं की, मैं इससे भी नहीं ले रहा हूँ पैसे, उससे भी नहीं ले रहा हूँ। बट जब मैं एक पब्लिक सीट पर बैठ गया, आई एम लुकिंग एट टू पीपल डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड। सो इंटेग्रिटी हियर इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक पोस्ट। पब्लिक पोस्ट पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जो आपने बोला, सॉरी परनीत, जो परनीत ने बोला कॉन्टेक्चुअल नहीं है भाई। करण औजला को भी मैं प्यार से मिल रहा हूँ, उसको ही बोल रहा हूँ कि अरे कागज पे जवा दो कल, है ना, इसको भी यही बोल रहा हूँ कल आके करवा जाना। अब इट्स अ डिफिकल्ट पाथ, आप मान के चल रहे हो मुश्किल है, ना करो तैयारी। शायद ऐसा हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो जाती है, तो बंदे कुछ खड़े होते हैं, वहां से गोली आती है, यहां से गोली जाती है, तो वो पर्सन को पता होता है, वो आप सिर्फ आर्मी में इसलिए नहीं जा रहे हो कि यार मेरे को कैंटीन में सस्ती दारू मिल जाएगी। मेरे यार कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं मेरी जॉब के, कुछ चैलेंजेस हैं, वो जानते हुए तो आप तैयारी करते हो और उस रोल पे बैठते हो। तो ये तो आपको पता ही है कि यार ये तो मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि यू डू नॉट हैव दिस स्पाइन फॉर दैट, डोंट डू इट इन थ्योरी। बाकी तो मुझे सबको पता है सर, एक सेल्फी करना ओरिजिनल है ना, गेटिंग माई पॉइंट। बट एनीवेज, बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी फिर ना करो तैयारी, अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं तो दो लोगों को इस हिसाब से डील ही नहीं कर सकता। ऑल दो आपका फोर्थ टॉपिक यही आएगा, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, उसको भी रिलेशन कॉन्टेक्चुअल है, वो कैसे करेंगे। आपको समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं कि ना? थोड़ा सतगुरु सतगुरु सतगुरु, वेरी नाइस। शिवा डजंट नीड योर वर्शिप। नाउ गाइस, एक और सुनो ध्यान से, प्लस टेस्ट, PLUS, 40-50 नंबर का एथिक्स आएगा। ये 3-4 फ्रेमवर्क्स में आप बढ़िया कराओगे। व्हाट इज, इट्स अ क्विक टूल टू चेक वेदर योर एक्शन इज एथिकल और नॉट। क्या ये मैं जल्दी से इसको लिख भी सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिकॉज unknowingly at times we end up writing something which is not even legal, which is not even legal। मैं ये कर दूंगा, वो तो आपसे बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लॉ इज द फ्लोर, वो तो बेयर मिनिमम है, वो तो आपने अपहोल्ड करना ही है कम वट में। तो सबसे पहला आप क्या ट्राई करते हो? पॉलिसीज एंड रूल्स, कि इज इट कंसिस्टेंट विद माय सर्विस ड्यूटीज, माय कोड ऑफ कंडक्ट, वो तो बेयर मिनिमम है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। एक अगेन जुडिशरी में एक कहावत है कि बोथ पार्टीज नो द ट्रुथ, इट इज द जज हु इज ऑन द ट्रायल। उसको भी पता है कि उसने मर्डर किया नहीं किया, उसको भी पता है कि मर्डर किया नहीं किया, जज का ट्रायल हो रहा है, और जज को दोनों पार्टीज के रूम में एंटर करने से पहले पता होता है कि क्या एक्चुअल है। बट क्या जज ये बोल सकता है, ओ यार मैं शक्ल देख के 10 दिन बेटे इतने बैठा है, मैंने 30 साल हो गए? नहीं बोल सकता ना। क्यों? बिकॉज इट्स नॉट कंसिस्टेंट विद द पॉलिसीज, विद द रूल्स, विद द रेगुलेशंस। तो वो तो भाई बेयर मिनिमम है ही है। इज इट इवन लीगल? डज इट वायलेट एनी लॉ, एनी प्रोसीजर? फिर अब इसके बाद में एथिक्स शुरू होते हैं, और यहीं पर मैं आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स, व्हाट इज एथिक्स एनीवे? एथिक्स होता क्या है? नॉट यू गाइस जिन्होंने मेरे साथ एथिक्स पढ़ा हुआ है ऐसे 6 महीने पहले। व्हाट इज एथिक्स? स्टडिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। हाँ हाँ, ओके।
codified form of values. And how is ethics different from morality? Ethics एक contextual चीज है, तकरीबन जिस चीज पर हम सबकी रजामंदी, हम सबकी सहमति हो जाती है, उसको हम एथिकली गुड या एथिकली बैड बोल देते हैं उस कंपस को। मोरालिटी क्या है? वो मेरा निजी है, मेरा पर्सनल है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूं उसमें लोग ये बोलते हो कि यार सोशल ड्रिंकिंग जो है वो एथिकली एक्सेप्टेबल है। कई आपके रिलेटिव भी शादी में नहीं आए कि ला दारू तो रखी नहीं, हो सकता है ऐसा। लेकिन मेरा पर्सनल मोरालिटी हो सकती है कि यार अल्कोहल मेरे को नहीं अच्छी लगती, वो मेरा एक पर्सनल है। कोई और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं इसके बहुत सारे। मोरालिटी इंट्रिंसिक है, एथिक्स सोसाइटल है। एथिक्स जो है, अगर हम नॉर्मल बात करें, अब वो अगेन लॉयर्स के एथिक्स अलग होंगे, मीडिया के अलग होंगे, इफ एट ऑल लॉयर्स के अलग होंगे, मीडिया के अलग होंगे, डॉक्टर्स अपनी वो हिपोक्रेट्स ओथ कौन सी होती है उनकी, उनके अपने होते हैं सबके, हाँ जी ऐसे ही होता है। मोरालिटी लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। अगर मैं लाइफ में एथिक्स फॉलो नहीं कर पा रहा तो क्या हो जाएगा? चलो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो अनएथिकल है पर इलीगल नहीं है। लेट्स टेक कोई आंटी जी लगा लो, मेरे दोस्त की मम्मी, वो 2 बैग उठा के जा रही है रोड से और वो गिर जाती है, और मैं बोलता हूं कि यार मैं क्यों उठाऊं? मेरा दोस्त अपनी मम्मी को ना भेजता 2 बैग देके, जैसे मैंने अपनी मम्मी को आने दिया। हो सकता है ना ऐसा? क्या ये मेरी लीगल ऑब्लिगेशन है कि मैं जाके आंटी को उठाऊं? नहीं। बट अगर मैं वहां पे खड़ रहा हूं, मैं हंस रहा हूं कि कुछ कुछ इलीगल है, ब्रॉडली स्पीकिंग नहीं है, क्या कुछ अनएथिकल है? क्या अनएथिकल है? क्या अनएथिकल है? सर को सोसाइटी बोलेगी कि वो वहाँ गिरी थी और 4 लोग 4 लोग थे, हाँ, तो एथिक्स इज 4 लोग क्या कहेंगे? ठीक है। सो या यू गॉट इट राइट। अब जैसे यूपीएससी में भी आज से 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, उसका कोई इजियर या मिनिएचर वर्जन आपको यहाँ पर आ सकता है। यार जब लॉ बनाना ही आ गया हमें, एज अ समाज, एज अ सोसाइटी, वी नो हाउ टू मेक लॉ, एथिक्स चाहिए क्यों? लॉ बना लो। हाँ दविंदर, 1 पॉइंट आपका नाम अंकित है ना, आप कल आए थे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि लॉ, अब आप कितनी चीजों की लॉ बना लोगे, इसका लॉ थोड़ी बनाओगे कि यार दोस्त की अगर कोई आंटी गिरी है तो उठाना है। जैसे आपने सुना होगा, असम एक लॉ लेके आ रहा था कि जो बंदा अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखेगा उसको बहुत सारी स्टेट एंटाइटलमेंट्स नहीं मिलेंगी। तो आपको एक पेरेंट से भी एनओसी चाहिए होगी कि मुंडा चंगा है, ठीक है ना हो। बट एनीवेज, क्यों चाहिए भाई लॉ? हर्ष, लॉ क्यों चाहिए यार? नहीं सॉरी, एथिक्स क्यों चाहिए? जब लॉ है, लॉ बना लो। laws ਦਾ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਐਥਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। बिल्कुल ठीक है। ਦੂਜਾ law ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਐਥਿਕਸ ਨਾਲ ਫਿਰ laws ਵੀ ਬੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट एल्स? या लॉ इज मोर प्रोहिबिटरी इन नेचर। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? आकर्ष। ओके, वन मोर थिंग, या आपने कभी शायद ऐसा किया होगा, या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लेट्स से आप ट्रेन स्टेशन पर बैठे हैं, बस स्टेशन पर या कहीं पर भी, किसी ने आपको बोल दिया, किसी बुजुर्ग ने होपफुली, कि पुत्र 1 मिनट है, मेरा बैग का ख्याल रखियो, मैं वॉशरूम तक जाके आई या जाके आया। आपने आगे से क्या बोला? हाँ जी आंटी कोई गल नहीं, या अंकल जी कोई गल नहीं। होता है, हो जाता है ऐसा कई बार। यार उसको ये कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है कि साहिल को मैं ये बोल रही हूं आंटी कि ये बैग उठा के भाग नहीं जाएगा? उसकी शक्ल पे तो नहीं लिखा,
और तुम्हें भी ये कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है कि आंटी के बैग में बम नहीं है? क्योंकि आंटी ने भी तो नहीं लिखा। ये हमारा तालमेल कैसे बैठ रहा है समाज में? ये यूटिलिटी है एथिक्स की। लॉ से नहीं समाज चलते, अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग कब होएगी? जब मुझे पता है कि यार हम, और अगर आप देखोगे तो तकरीबन किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में तकरीबन हम सब की कॉन्शियस एक जैसा ही जवाब देती है, अनलेस हम उस समय पैशनेट फील कर रहे हैं किसी चीज को लेकर। होता है ऐसा? तो भाई एथिक्स है जो सोसाइटी रन करता है। सेकंड, द पॉइंट दैट आकर्ष एंड हर्ष मेड, अगर आप देखोगे एथिक्स बहुत कॉन्टेक्चुअल है एंड दे आर अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। What is ethical in Chandigarh right now could be considered highly unethical in Afghanistan right now, and what is ethical in, let's say, USA right now could be considered unethical here. हो जाता है ऐसे। Similarly, what is considered ethical today in Mohali might not have been ethical in Mohali 200 years ago. जिਵੇਂ कि but Savitri Phule, when she was teaching little girl kids, ਔਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਟੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और आज अगर आप लड़की को नहीं पढ़ा रहे हो तो भाई आपको, ऑफ कोर्स इट्स अनएथिकल, सोसाइटल डिसअप्रूवल है आपको। तो उसी समाज में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एलन ट्यूरिंग का केस है हमारे पास, यूके में होमोसेक्सुअलिटी को अनएथिकल माना जा रहा है। आज के डेट में यूरोप में वी हैव हेड ऑफ स्टेट्स कमिंग आउट ऑफ क्लॉजेट कि यार मैं तो ओपनली होमोसेक्सुअल हूं, है ना ऐसा हमारे पास। सो आर यू गेटिंग द पॉइंट? यार एथिक्स ऐसा वो ये कॉन्टेक्चुअल है। लॉ को फॉर वंस एंड ऑल आप कोडिफाई कर देते हो, फिर एक प्रोसेस के थ्रू आपको उसको दोबारा चेंज करना है। बट एथिक्स आर मोर लाइक यू कैन बी ऑन योर टोज, सो टू स्पीक। फॉलो कर रहे हो? हाँ जी, बात बन रही है। तो यहां पर, हाँ जी, हैवी तो नहीं हो रहा आपको? चक्कर नहीं? हाँ जी। हियर देयर इज समथिंग जो आपको पेपर में आ सकता है, जो मैं आपको शॉर्ट नोट दूंगा भी इन वन ऑफ द केस स्टडीज। यहां पर हम क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, यहां पर हम शॉर्ट नोट नहीं करवाएंगे, जिसको हम बोलते हैं, एक सेकेंड, आई एम फॉरगेटिंग वन, इट्स अ फ्रेज। हाँ, आई एम फॉरगेटिंग अ फ्रेज। there is, it's a compound word by Immanuel Kant. So there is this second word is imperative, categorical imperative. Very good, very good. आपको क्लास से पहले वासु सर ने आगे कुछ ऐसे बताया था इनको कि यार ऐसे ऑनलाइन आपने ऐसे मे भी है ना कुछ बताया होगा। एनीवेज, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, जब भी आपने कुछ भी, ये आपको फ्रेज का आपको ना एक शॉर्ट नोट आप तैयार करके रखना, आपको टेस्ट सीरीज में हम पूछेंगे, आपको बताएंगे भी, पर फिर भी कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, इफ एवरीवन स्टार्ट्स एक्टिंग द वे आई एक्ट, डू यू थिंक सोसाइटी विल इंप्रूव और कोलैप्स? ये क्या कर रहा हूं मैं ऐसा भाई? ये क्वेश्चन आपको पूछना, ये क्वेश्चन जब हम अपने आप से पूछते हैं अपने एक्शन से पहले कि यार अगर ऐसे ही मैं जैसे मैं एक्ट कर रहा हूं, विल डू आई अप्रूव ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ दिस एक्ट? मैं भी ऐसे कर रहा हूं, सारी दुनिया ऐसे करे, आई डोंट, चाहे मैं रिसीविंग एंड पे हूं चाहे आप रिसीविंग एंड पे हो। इफ द आंसर इज रैशनली नॉट इमोशनली स्पीकिंग कि आज जा मैं मर जाऊंगा या मार दूंगा, दैट इज इमोशनल। रैशनली स्पीकिंग आपका ठंडे दिमाग का तर्क बोल रहा है कि हाँ यार पूरा समाज भी ऐसा होना चाहिए, मैं भी ऐसा होना चाहिए, ओनली देन यू गो फॉरवर्ड। कोई डाउट यहां तक? तो प्लस टेस्ट में आपने ट्राई करनी है कि पहले आप ये देखोगे कि आप पॉलिसीज फॉलो कर रहे हो, फिर आप देखोगे कि वो लीगल है, क्या ये एक्शन मेरा यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगा, एंड लास्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑन मी। एक टॉपिक है आपके यूपीएससी के सिलेबस में जो यहाँ नहीं है, हेंस मैंने उसको करवाना नहीं आपको,
इमोशनल इंटेलिजेंस. व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? एक होती फीलिंग्स जो मेरे अंदर है. राइट नाउ से विशाल इज सिटिंग देयर और मैं विशाल को ऐसे देख रहा हूं. नाउ ही, इट्स अप टू हिम टू गेज कि डू आई लाइक हिज प्रेजेंस हेयर और नॉट लाइक हिज प्रेजेंस हेयर. बट एक है, मैं विशाल को ऐसे देख रहा हूं. अब दिस इज इमोटिकॉन्स हम बोलते हैं ना ऐसे इन सबको, है ना. आप किसी को बोलो कॉफी, ऐसे बना बना के मैसेज कर रहे हो आप किसी को, तो नाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ. ये चीज तो एक ऑफिसर से भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग है. उसको भी डर लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, डिप्रेस्ड होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा. बट डिमीनर वाइज वो कितना कमांडिंग पोजीशन पे है. इसका मतलब ये नहीं है कि डिमीनर वाइज वो स्टॉइक है, बस ऐसे रहता है. वो रूल कर रहा है कि जब उसको ये कम्युनिकेट करना है कि यार यहां पर मैं अपसेट हूं, तो वो ऐसे हो रहा है कि कोई और उसको बड़ी इजीली ट्रिगर कर सकता है. यहां पर मैं इनकरेज कर रहा हूं लोगों को, तो वो डिसाइड करता है कि सिचुएशन डिसाइड करती है. तो उसी में इमोशनल इंटेलिजेंस में एक ऑफिसर के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो. उसका खुद से. इंटरपर्सनल तो है ही है, खुद से मतलब आई शुड फील कोहेरेंट अबाउट माई सेल्फ. हाउ आई थिंक, हाउ आई फील, हाउ आई एक्ट, देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी इन दैट. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कैन आई डिफेंड इट पब्लिकली एंड वुड आई बी ओके जो मैं काम कर रहा हूं इफ इट इज गोइंग टू बी ऑन द फ्रंट पेज टुमारो. आप देखते हो अभी पंजाब में क्या हुआ है कल, लास्ट टू लास्ट मंथ. सम पुलिस एक्शन, सम पुलिस ऑफिसर, पूरी फ्रंट पेजेस पे है ना, सारा इशू चल रहा है. जैसे आई कांट रिमेंबर द नेम, आई न्यू द नेम. So yeah, so will I be okay if this happens eventually? ठीक है, are you following me? Okay. यार शॉर्ट नोट के लिए जल्दी से याद कर लो, TDITW. अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, एक एक लाइन लिखनी है, 50 वर्ड्स लिखने हैं, एक एक वर्ड 2-2 वर्ड लिखो, या 100 वर्ड्स लिखने हैं एथिक्स के. मैंने एक एग्जांपल भी आपको यहाँ पर लिखा है, जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस या वॉइस ऑफ कॉन्शियस. अब यार इसमें क्या लिखूं, ऐसा हो रहा है, क्या लिखूं अब इसमें मैं. तो क्या करना है, सिंपल टर्म बताओ, क्या उसकी कोई डायमेंशंस हैं. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, चलो लिसन. नॉन एथिकल एग्जांपल, फेडरलिज्म, उसके कुछ डायमेंशंस हैं. पहले आपको फेडरलिज्म की डेफिनेशन ही लिख दोगे. व्हाट इज इट? गवर्नमेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट. फीडस वर्ड से आता है ना, लैटिन वर्ड फीडस विच मींस कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ऐसा ही है. तो ये तो आपने डेफिनेशन लिख दी कि कॉन्ट्रैक्ट से जो सरकार चल रही है फेडरलिज्म. क्या उसकी कोई डायमेंशंस है? हाँ, देयर इज दिस एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म, देयर इज दिस लेजिस्लेटिव फेडरलिज्म, देयर इज दिस फिस्कल फेडरलिज्म. आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया ना कि मेरे को जल्दी से क्या लिखना है. अदरवाइज आप बैठे हुए हो कि ग्रैनविल ऑस्टिन एंड ये और डिडी बासु सेड दिस एंड ही सेड दैट, कोई ढांचा ही नहीं मिल रहा. दिस इज व्हाई फ्रेमवर्क विल, एज आई सेड अर्लियर, विल हेल्प यू meander योर आंसर. डायमेंशंस, ठीक है सर. इंपॉर्टेंस, अगर आपको लगता है वहां पे रेलिवेंट है उस चीज की इंपॉर्टेंस, एक लाइन उसकी लगाओ. जैसे कि अगर फेडरलिज्म किसी कंट्री में स्ट्रांग है तो वो स्टेट्स में ट्रस्ट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा. सिंपल सिंपल सिंपल. वैसा क्या इंपॉर्टेंस है. फिर कोई आप एग्जांपल्स लिख दोगे. कनाडा का अपना फेडरलिज्म है, ऑफ कोर्स आपने किया होगा, हम परसों करेंगे. परसों आपका नॉट ऑन थर्सडे हम फेडरलिज्म करेंगे पॉलिटिक एमसीक्यूज में. तो देयर वी विल सी that we have cooperative federalism, comparative federalism, bargaining federalism. There are multiple forms of federalism. And way forward अगर एक लाइन लिखती है तो बात खत्म.
वहाँ पे बैठ के सोचना नहीं है, वहाँ पे बैठ के दिमाग नहीं लगाना। ये मेरे को वर्ड आया है, व्हाट डू मीन बाय दिस, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है, राइट अ शॉर्ट नोट करना है। ये ले भाई, ये टर्म है, ये डायमेंशन है, इंपॉर्टेंस है, एग्जांपल है, प्रॉब्लम है, वे फॉरवर्ड, बात खत्म। अगले आंसर पे मूव ऑन करो। कोई डाउट? अभी क्लियर अबाउट द फ्रेमवर्क्स? हाँ पक्का सर? गुलशन? उसके बाद कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो मैं आपको बस दिखा रहा हूं अभी, जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स होते जाएंगे वैसे वैसे वो आप इंटरनलाइज करते जाओगे। आज के लिए आपको एथिक्स के और पॉलिटी के ही फ्रेमवर्क्स को इंटरनलाइज करना है। जैसे एनालिटिकल आपको कभी क्वेश्चन आए, जो मैंने लास्ट सेशन लिया था तो बच्चे ऑनलाइन लिख रहे थे यार, पेस्टल फ्रेमवर्क भी आपके एक बड़ा जेनेरिक सा है, हमेशा काम आता है। कोई भी क्वेश्चन है उसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल, लीगल एस्पेक्ट लिखो, आगे बढ़ो। स्वॉट एनालिसिस या ABCD काफ़ी मिलते जुलते हैं। कोई भी टॉपिक है उसमें उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। जैसे पिछली बार आपको कुछ नेशनल पॉलिसीज पे क्वेश्चन आया था, याद है? देखे आए थे आप? हाँ, अब नहीं याद सर, उस समय के सब लोग मुझे भूल गए और मैं उन्हें भूल गया है। हाँ, अब उनके बच्चे मुझे मामू मामू बुलाते हैं। इधर देखो, फिर कोई पॉलिसी का आपको अगर कोई एनालिसिस करना है, आपको लगता है 7 मिनट रह गए, जल्दी से बस क्या ये पॉलिसी है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या किया जा सकता है, थ्रेट क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। किसी भी पॉलिसी, किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई टॉपिक पे आपको क्वेश्चन आता है। सिमिलरली एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, कंस्ट्रेंट्स एंड डिसएडवांटेजेस। इकोनॉमी में यार मैं चाहता हूं, मैंने आज काफी यश कीर्ति सर से भी बात की है, ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो इकोनॉमी में थोड़ा सा आप ट्राई करना। अगेन ये मैं आज आपको सिर्फ डिस्क्लेमर दे रहा हूं, हो तभी पाएगा जब हम करेंगे एक्चुअली। हाउ मेनी ऑफ यू व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स ऑन इकोनॉमी वॉलंटरली ऑल्सो थिंक कि यार इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट, किसी भी पॉलिसी का सस्टेनेबिलिटी इंपैक्ट, गवर्नेंस इंपैक्ट, जो ESG इंपैक्ट है ना, ये आपको गारंटेड 2-3 एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाएगा। ये वो वैल्यू एडेड चीज है जो आप ढूंढ रहे हो। आप जब भी किसी चीज का इंपैक्ट देख रहे हो तो आप एक सब हेडिंग ESG इंपैक्ट की बनाओ ही बनाओ, एनवायरमेंटल, सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस। जब आप सस्टेनेबिलिटी मेंशन कर रहे हो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जब आप सस्टेनेबिलिटी मेंशन कर रहे हो, make sure you are mentioning intergenerational equity as well as intragenerational equity। मतलब क्या है? जो सरकार आज पॉलिसी, आपको क्वेश्चन आ रहा है फॉरेस्ट के ऊपर, अब बात सिर्फ ये नहीं है कि आप उसमें सिर्फ ये लिख के आ रहे हो कि यार अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो फ्यूचर जनरेशन पे क्या इंपैक्ट होगा। भाई आज भी कहीं और कोई बैठा है जिसके ऊपर उसका इंपैक्ट होगा। Probably somebody who's poor, probably somebody who's at the receiving end of environmental concerns। तो intergenerational equity as well as intragenerational equity, EGS या ESG डायमेंशन आपको जरूर ऐड करनी है। आप ट्राई करना, अब अगेन सोचना है आपको क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, ये सोचने का तरीका ही सिखा रहा हूँ आज आपको। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का पक्का? या स्कीम्स वगैरह की हम आपको करवाएंगे तो हो जाएगा। अब ये सब आप नोट मत करना, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या होगा कि जैसे मैं आपको जब आंसर्स लिखवाऊंगा तो मैं आपको इनके अराउंड सोचना सिखाऊंगा कि यार प्लस टेस्ट के अराउंड या इन प्रिंसिपल्स के अराउंड या इस फ्रेमवर्क के अराउंड। जब हम आपको गवर्नेंस करवाएंगे तो आपके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? 3 E's 4 E's, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इक्विटी। इन 4 के अराउंड आप अपना आंसर बड़ा अच्छा प्लेस कर सकते हो। 4 P's के अराउंड बहुत अच्छा आंसर, आप में से कईयों ने पबैट ले रखा होगा ऑप्शनल, तो पॉलिसी, पीपल, प्रोसेस, प्लेटफॉर्म, ये 4 अगर आप
पीस के अराउंड अपना आंसर लिखते हो, बहुत अच्छा आंसर जाता है। 4 एज के अराउंड अगर आपका आंसर है, आपको स्ट्रक्चर देना है। फॉर एग्जांपल प्रोबिटी इन गवर्नेंस पे क्वेश्चन आया था और आपके सिलेबस में भी है, सिटीजन चार्टर आपके सिलेबस में है, प्रोबिटी इन गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी है, आरटीआई पे क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। तो ये सारे क्वेश्चंस कैसे आंसर होते हैं? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। एक एग्जांपल आपको मैं समझाना चाहता हूं। मैं आज बोल रहा हूं पट 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 पट, कैसे? क्योंकि मैंने कहीं से कुछ ज्ञान लिया है, कोई इंफॉर्मेशन है मेरे पास, वही बोल रहा हूं। ऐसा ही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ये किस पे बेस्ड है? इंफॉर्मेशन पे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा राइट टू एक्सप्रेशन वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज स्टैंड्स नल एंड वॉइड अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है? आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ अंटिल आई हैव द नॉलेज, इंफॉर्मेशन। होता है ना ऐसा? अच्छा, बोल सकते हैं। व्हाट्स योर नेम? आदित्य। हाँ, बोल सकते हैं ऐसा आदित्य? हाँ सर, आप जो मर्जी बोलो। नाउ ये चीज, दिस इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आरटीआई का क्वेश्चन आ रहा है, भाई अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इट हैज, don't write narrowly that it has to do with corruption. Corruption is one of the things that gets reflected or communicated to the outer world because of RTI. भाई एक्सप्रेशन मेरा फंडामेंटल राइट है। आर यू फॉलोइंग माई पॉइंट? तो इनके अराउंड आप एक बहुत अच्छा आंसर वीव कर पाते हो। सिमिलरली लेट्स से आपको गवर्नेंस पे क्वेश्चन आ रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन, इसके अराउंड एक बहुत अच्छा आंसर वीव होता है। आपसे हम इस तरह से श्रेणी है थोड़ा लेके ना, वी वांट टू शेप यू कि आपको पता है आज मेरा गवर्नेंस का पेपर है, ये रहे मेरे 5 फ्रेमवर्क्स, ये रहे मेरे 6 क्वेश्चंस, चलो बात खत्म। आज मेरा इस चीज़ का पेपर है, ये रहे मेरे फ्रेमवर्क्स, चलो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चले आगे। सिमिलरली इकोनॉमी में, ऑफ कोर्स आई लीव इट फॉर नाउ, बट इकोनॉमी वाले सर आपसे डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल, साइक्लोन्स पे पिछली बार क्वेश्चन आया था, लैंडस्लाइड्स पे क्वेश्चन आया था। अब यार लैंडस्लाइड्स हिमालय में बहुत ज्यादा हो रही हैं, ससेप्टेबल है, क्वेश्चन आया, मैं इसको शुरू कैसे करूं? यस, हिमालयाज आर वेरी प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। मजा नहीं आता है ना? लेकिन अगर आपको पता है कि यार मैं सबसे पहले ड्राइवर्स लिखता हूं कि क्यों होती है भाई, फर्स्ट थिंग, फिर प्रेशर्स क्या है, अगर तुम्हें पता है कि यार इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हैपहैज़र्ड अर्बनाइजेशन से प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हैपहैज़र्ड अर्बनाइजेशन करनी क्यों है? सरकार को, अर्बन प्लानिंग को ये तो नहीं लग रहा ना हैपहैज़र्ड अर्बनाइजेशन करते हैं लोग मरेंगे स्वाद आएगा? कोई होगा भाई प्रेसिंग मैटर? ऐसे ही सर, हाँ सर भी सरकार में, हाँ देखो ठीक। फिर उसके बाद में कि क्या है, एंड देन इम्पैक्ट क्या है, और फिर उसका रिस्पॉन्स क्या है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लाइकवाइज मिटिगेशन, अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस, कुछ चीजें ऐसी हैं, विल हैव टू लर्न टू लिव विद दैट, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। बट हाउ कैन वी मिटिगेट द कॉन्सिक्वेंसेस? कम कैसे कर सकते हैं? जैसा आज दिल्ली है, AQI कितना है आएगा आपको 200% क्वेश्चन AQI के ऊपर। हाँ, come on guys, like few decades ago London was like that, few centuries ago New York was like that few decades ago. If they have mitigated, so will we can't be that bad. But वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आंसर में नहीं रिफ्लेक्ट हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं तो पहला ही कहता अमरावती ਨੂੰ कैपिटल बना दो, और चुनो बीजेपी। ऑफ कोर्स यू नॉट गोइंग टू राइट दिस, बट यू आर गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो वो आपका दिखना चाहिए कि यार क्या हम मिटिगेशन ले सकते हैं, कैसे हम अडेप्ट कर सकते हैं, कैसे रेजिलियंस बिल्ड की जा सकती है। लाइकवाइज ट्रिपल बॉटम लाइन हमेशा एनवायरनमेंट में रहेगी, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। चले आगे। अगेन सिक्योरिटी पे आप में से कितने लोगों ने आंसर्स लिखे हैं आज तक? अब आप लोग जो यूपीएससी का और यूपीपीएससी वगैरह का मेंस देखा, मैं आपको काउंट नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिस में कितने लिखे हैं? तूने नहीं बोलना भाई,
तू बोलेगा सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਵੀ ਆ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ now yeah again so out of like almost 100ish people sitting here maybe 2-3 खुद हमें देखना है कि यार कोई भी हमें अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है बेट ऑन नेक्सलिज्म बेट ऑन दिस डीप फेक्स बी इट ऑन AI गॉन रॉन्ग और कोई भी ऐसी वाली चीज़ पे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो डिटर डिनाई डिटेक्ट डिसरप्ट हम कैसे कर सकते हैं, उसी के अराउंड हम आंसर वीव करेंगे। क्या थ्रेट है, कहाँ पे हमारी वल्नरेबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटीज़ हमारे पास हैं और कैसे हम अपने आप को रिस्पॉन्स को बेटर कर सकते हैं। क्या प्रिवेंशन मेजर्स हैं, हमारी इंटेलिजेंस उसकी इन्फोर्समेंट और डी रेडिकलाइजेशन कैसे की जा सकती है, तो उसी के अराउंड हम क्वेश्चन बिल्ड करेंगे, आंसर बिल्ड करेंगे। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था नॉट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सिक्योरिटी, बट अगर आपने क्वेश्चन देखा हो तो इट वॉज नॉट ऑन आर्मेनिया एंड अजरबैजान वॉर, बट इट वॉज ऑन कि यार नई वॉर्स के स्टाइल्स बहुत चेंज होते जा रहे हैं, सो यू आर सपोज टू नो कैपेबिलिटीज, दिस रिस्पॉन्स, enforcement, all these things. Yeah. So this is how guys हम थोड़ा सा फ्रेमवर्क्स के अराउंड आंसर्स को बिल्ड करेंगे। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक 5-10 मिनट्स की, देन विल कम बैक एंड हम जल्दी से क्वेश्चंस करेंगे एथिक्स के 5, ठीक है, और पॉलिटी के 5।